बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम। सुबह सवेरे पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं फरा और मैं हमजा। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है हमजा, कहते हैं कि दुनिया की सबसे कीमती जो चीज़ है वो क्या है? क्या है? क्या है? जिंदगी नहीं है? बिल्कुल, जिंदगी तो है ही, लेकिन वक्त भी है। वक्त तो ये दो अगर ऐसी चीजें जिसमें से अगर हमें चूज करना पड़े कि वक्त को बचाना है या जिंदगी को बचाना है, तो जिंदगी को बचाना जो है वो एक वाइज डिसीजन है। लेकिन हम नहीं करते। हम गाड़ी चला रहे होते इतनी तेजी के साथ कि यहाँ पहुंच जाएं, भले हमें अपनी जान की परवाह नहीं होती। अब ये कोविड के वो मामलात हैं, हम कहते हैं वक्त ना ज़ाया हो हमारा, हम काम कर लें। काम करना बहुत ज़रूरी है, प्रोडक्टिव रहना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ज़िंदगी की हिफाजत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे ज़रूरी है, दोबारा नहीं मिलेगी। बिल्कुल ऐसी। और इसी हवाले से आज यौम आगाही कोरोना वायरस जो है वो उलमा कराम की जानिब से मनाया जा रहा है। और आज जुमअतुल मुबारक की मुनासिबत से जो है जुमे के खुतबे के अंदर बताया जाएगा कि वैक्सीन की अहमियत क्या है और कोरोना वायरस पे के SOPs पर अमल करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उलमा कराम की जानिब से अवाम को आगाही दी जा रही हो कि कोरोना वायरस जो है इससे आप एहतियात ही कर सकते हैं और SOPs पर अमल बहुत ज़रूरी है। मिंबर और महराब से ना जो पैगामात जाते हैं बहुत असर रखते हैं, वो हम पे बहुत असरअंदाज होते हैं। और जुमे का खुतबा जो है वो यकीनी तौर पर उसमें अगर ऐसे अहम मौज़ूआत को बात की जाए और उसके बारे में जो लोगों के अंदर इबाहम होता है, बाज़ औक़ात तवक्कल को हम थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट भी कर लेते हैं। तवक्कल का ये मतलब है कि खंजर तेज रख अपना, नतीजा उसकी तेजी का मुकद्दर के हवाले रख। सो तवक्कल बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हम अल्लाह ताला की तरफ से जो हिफाजती इक़दामात या जो हिफाजती तरीके हम पे आश्कार हो चुके हैं उनसे भी इस्तेफादा हासिल देखें ना फरा, हमारा अल्लाह पर तवक्कल है कि जो आखिरी दिन होगा आपका ज़िंदगी का वो आखिरी ही होगा। लेकिन जब हम सड़क पार करते हैं हम देख के गुजरते हैं कि कोई गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है, आप देखे बगैर ही जो है सड़क क्रॉस नहीं कर देते हैं। तो यही एहतियात है जो हमने कोरोना वायरस से करनी है। देखना है उस वायरस को, हमें पता लग गया कि हमने क्या 6 फीट का फासला रखना है, अच्छा मास्क पहनना है, ये एहतियात है। हाथ धोने, बिल्कुल वैसे ही है, हाथ धोने नहीं जाना लोगों में। सो ये वो चीज़ें जिनको करना बहुत ज़रूरी है। तो आप जो है ना ये एहतियात लाजमी करें और यौम आगाही कोरोना वायरस का आप भी हिस्सा बने और बाकी लोगों को आगाह करना आपकी जिम्मेदारी, अगर आपको पता है कि कोरोना वायरस कितना मोहलिक है। चले सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना वायरस की ही, जिसका फैलाव मुल्क में रोज़ बरोज़ शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और हुकाम खदशा जाहिर कर चुके हैं कि केसेस में इजाफा यूं ही जारी रहा तो सूरत हाल वबा की पहली लहर से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगी और उरूज पर पहुंच जाएगी। अच्छा, ये खदशा जो जाहिर किया जा रहा है ये कुछ जैसे कहना चाहिए ना बादज़ क़यास नहीं है, क़यास नहीं है, इसलिए कि जो वायरसेस की स्ट्रेन्स इस वक्त सर्कुलेट कर रही हैं वो स्ट्रेन्स वो हैं जो कि दुनिया को सबसे ज़्यादा मुतासर करने की सलाहियत रखती हैं। इसकी सबसे बड़ी तबाही ये है कि ये बच्चों को भी अपनी लपेट में लेती हैं। दूसरा ये कि बड़ी तेज़ी से फैलती हैं और तीसरा ये कि इसके नतीजे में अम्मात जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। सो बढ़ते केसेस की वजह से जो सूरत हाल है अभी वो हम आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने अपने तमाम दफातर में हाज़िरी 50% कर दी है। नोटिफिकेशन जो जारी किया गया उसके मुताबिक तमाम सरकारी दफातर में काम करने वाले 50% मुलाजमीन जो है वो घरों से काम करेंगे। वफाकी हुकूमत ने चीनी साख्ता कोरोना वैक्सीन कैंसाइनो की कीमत 4,225 रुपये मुकर्रर करते हुए ऐलान किया है कि 98% शहरियों को मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी, विच इज़ वेलकमिंग हम कहेंगे कि एक बात है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। और उधर वफाकी दारुल-हुकूमत में कोविड-19 की सूरत हाल हर बदलते रोज़ के साथ संगीन हो रही है और अस्पताल गुंजाइश ख़त्म होने के दहाने पर पहुंच चुके हुए हैं। पिम्स अपनी गुंजाइश तो पूरी कर चुका और पॉलीक्लिनिक अस्पताल में एक भी वेंटिलेटर खाली नहीं है। और अगर हम अभी भी एहतियात नहीं करेंगे तो कब करेंगे? पीछे रह गए हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स, वो इतना एक्सपेंसिव है कि वहां पर आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, सोच ही नहीं सकते, आप अंदर कदम नहीं रख सकते हैं। जाके एक रात रहने का जो खर्चा है उसको तो छोड़ ही दे, आप कदम ही नहीं रख सकते। 1.5 रुपया जो है वो कौन कुछ घंटों का या कुछ उसका टाइम का जो है वो दे सकता है। सो एहतियात बहुत जरूरी है। पंजाब की बात कर ले तो पंजाब हुकूमत ने कोरोना की 10 लाख वैक्सीन की डोजेस के लिए 1.5 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। लाहौर में SOPs की खिलाफ वर्जियों पर पकड़ धकड़ भी जारी है। गुज़िश्ता रोज 2 दिनों के दौरान मास्क पहनने की पाबंदी ना जिन्होंने नहीं किया है, मास्क नहीं पहना, उन पर 19,000 से ज़ायद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को चालान किए जा रहे हैं। और अच्छी खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने
अवामी सहूलत के लिए सेहत कार्ड प्रोग्राम में कोविड ट्रीटमेंट शामिल करने का फैसला किया है, जो बड़ा फैसला है। बहुत बड़ा फैसला ये बहुत रिलीफ है उन लोगों के लिए जिनको कि बड़ी दिक्कत और परेशानी का सामना उठाना पड़ता था। खुदा न खास्ता अगर वेंटिलेटर्स तक जाने की नौबत है तो वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, अफोर्ड ही नहीं आप कर सकते। इवन आपको ऑक्सीजन लगानी पड़ रही है और आपको घर में वो सिलेंडर रखना पड़ रहा है, तो वो इतना ज़्यादा खर्चा है। तो ये बहुत अच्छा इकदाम है। पहले भी हमने आपको बताया था कि जब सेहत कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया गया था तो चंद एक ऐसी बड़ी बीमारियां थीं, अगर वो मुजी मरज़ आपको लाहक हो जाए तो उसके अंदर इलाज करवाया जा सकता था। अब कोरोना वायरस को भी उसमें शामिल कर लिया गया है। सूबाई हुकूमत के इस फैसले का मकसद कोरोना से मुतासर अफराद को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ पहुँचाने की कोशिश है, जो कि एक बेहतरीन कोशिश है। इस पूरी सूरत हाल पर बात कर लेंगे। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा कामरान बंगश साहब हमारे साथ मौजूद है। बंगश साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बहुत ही अच्छा खुशाइंद फैसला है खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए। कोरोना का कितने पैसों तक का जो मुफ्त इलाज है वो हो सकेगा, ये बता दीजिए, या मुकम्मल इलाज मुफ्त होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सेहत कार्ड की जब हम लॉन्चिंग कर रहे थे तो उसमें सबसे पहले हमने जो ज़रूरी इन पेशेंट्स हैं जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज में मुब्तला लोग थे वो ऐड किए थे, और हमने ये कमिटमेंट की थी कि हम बाकी भी इसमें जो अमराज हैं, जो बीमारियां हैं, वो ऐड करेंगे। तो अभी चूंकि कोविड की एक सिचुएशन है जिसमें हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ गया है, तो एक प्रिंसिपल अप्रूवल हो गई है इसकी। जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है उनके साथ प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो गया है। कॉस्ट वगैरह जो है ये बाकी मोडेलिटीज़ बाद में तय होंगी। अभी फ़िलहाल ये प्रिंसिपल ये हो गया है कि कोविड के पेशेंट्स जो हैं वो सेहत कार्ड से अपना इलाज करवा सकेंगे। तो ये बड़ा अहम फैसला है। इसके हवाले से हम ये भी जानना चाहेंगे कि सेहत कार्ड पर कोरोना इलाज की सहूलत में असर होने से हेल्थ सेक्टर पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो भी सोच सकते हैं कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी जा सकें। इससे सरकारी अस्पतालों पर बोझ कम करने में भी मदद मिलेगी। क्या ये चीज़ें भी सामने हैं इस वक्त ये फैसला लेते हुए? जी बिल्कुल। इसकी बुनियादी मकसद यही है कि जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं या जो हमारी मौजूदा हेल्थ केयर कैपेसिटी, आपको पता है तीसरी लहर ने बहुत बड़ी तबाही मचा दी है। बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो मर रहे हैं कोरोना की वजह से। हमारे हेल्थ केयर कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो रही है। तकरीबन 80 to 90% हमारी हेल्थ केयर कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो चुकी है। ऑल्दो कि हम फर्दर एक्सटेंड कर रहे हैं इसको, हम मज़ीद बेड्स ऐड कर रहे हैं सिस्टम में, बट वो सफिशेंट नहीं है। तो हमने ये जो सेटअप हम लेकर आए कि कोविड पेशेंट्स जो हैं वो सेहत कार्ड के थ्रू उनका इलाज होगा, तो इससे प्राइवेट सेक्टर में भी जो है वो जो कोविड के हवाले से बेड्स की कैपेसिटी बढ़ाना है या HDU, ICU और उनकी कैपेसिटी बढ़ानी है, तो वो ओवरऑल हो जाएगा। तो इसका बुनियादी मकसद के मौजूदा कैपेसिटी को हम मल्टीफोल्ड इंक्रीज कर सकते हैं। कामरान बंगश साहब, हमें ये भी बता दीजिएगा कि इसके अंदर क्या कुछ शामिल किया जाएगा? क्या अगर कोई प्राइवेटली टेस्ट करवाता है उसको भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा? इस सेहत कार्ड का इस्तेमाल कैसे होगा? इसमें कोई मुश्किलात तो नहीं आएंगी कि अस्पताल ये कहें कि अभी तक हमें तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन ही मौसूल नहीं हुआ? इसका तरीका कार क्या होगा वो बता दीजिए। जी, सेहत कार्ड के ऊपर अभी तक हमें ऐसी कोई बड़ी कंप्लेंट्स नहीं आई। छोटी मोटी ऑपरेशनल लेवल पे मुश्किलात हैं जो कि हम विद द पैसेज ऑफ टाइम सिस्टम को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो सिंपली अगर कोई कोविड पेशेंट है जो इन पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं वो उधर जाएं, अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएं, जिसके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी शहर का, किसी भी ज़िले का परमानेंट एड्रेस हो तो वो जाएं, वो उधर अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएं, उनका इलाज हो जाएगा उन इन पैनल्ड हॉस्पिटल्स में। और हमने जो हमारे पास रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स हैं उनको भी हमने इंटीमेट कर दिया कि वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं, उसको ज़्यादा करें। तो कोई मुश्किलात नहीं है। ये सिंपल प्रोसेस है कि कोई भी पेशेंट है खैबर पख्तूनख्वा का रिहायशी है वो जाए उन हॉस्पिटल्स में और अपना इलाज करवाए। ठीक है बंगश साहब, आपके इल्म में है कि पंजाब के बाद दूसरा जो बड़ा फैलाव है वो देखा जा रहा है तीसरी लहर का कोविड की KP में, तो वहाँ पर क्या सूरत हाल है इस वक्त, वो अपडेट कीजिएगा। कौन सी पाबंदियाँ आयद की गई हैं, क्या SOPs इख्तियार किए गए हैं, और वैक्सीन की क्या सूरत हाल है? वैक्सीन की फराहमी जो है उसको किस दर्जे यकीनी बनाया जा चुका है अभी तक? जी बिल्कुल। खैबर पख्तूनख्वा में जो तीसरी लहर है उसके पेश नज़र हमने बड़े सख्त फैसले किए हैं। जो NCOC की गाइडलाइंस दी या NCC में जो हमारे वज़ीर आज़म साहब ख़ुद उनको चेयर करते हैं, उसमें जो फैसले हुए हैं उनमें सबसे बड़ा फ़ैसला ये है कि तकरीबन 16 अज़ला में हमने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बंद कर दिए हैं, जिनमें बिलखुसूस सेंट्रल रीजन जो हमारा है, जिसमें पेशावर, चारसदा, नौशहरा, सवाबी, मर्दान, साथ ही साथ कोहाट
ज़िला, हमारे मालाकंड के कुछ अजला, वहाँ पे कोविड की सिचुएशन बड़ी तेज़ी से फैली है। पेशावर की अगर हम सिर्फ बात करें तो 24% हमारा एवरेज पॉजिटिविटी है। कुछ दिन जो है वो ऐसे भी आए जिनमें 29 से 30% पॉजिटिविटी है। तो हमने सख्त फैसले किए। हमने शादी हालों में शादियों के ऊपर पाबंदी कर ली है। हमने सिविल सेक्रेटेरिएट में पब्लिक के एंट्रेंस के ऊपर पाबंदी कर ली है। ऑफिसेज में 50% स्टाफ जो है उनको हमने कर दिया है। हॉस्पिटल्स में ओपीडी सर्विसेज कुछ में हमने बंद कर दिया है। तो ये जितने भी डिसीजंस हुए हैं उनकी तरफ से वो सारे हमने एनसीओसी की तरफ से उनके साथ कंसल्टेशन में हमने ये कुछ किया। 2 सेफ डेज हमने मार्केट्स के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए अनाउंस कर दिए हैं, जिसको बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है सारे लोगों की तरफ से। तो इसका बुनियादी मकसद ये है कि हम सख्त रिस्ट्रिक्शंस की तरफ ना जाएं जिसकी वजह से इकोनॉमिक हिट बहुत ज़्यादा आ जाए। ये वो मेजर्स हैं जिनसे हमारी उम्मीद है कि कंटेन हो जाएगा। साथ ही साथ हम बारहा आवाम से अपील भी कर रहे हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स भी चला रहे हैं, इन्फोर्समेंट भी कर रहे हैं। जैसे आपने कहा, शहरों में सेक्शन 144 का निफाज हो गया, जिससे अगर कोई भी शख्स बगैर मास्क के देखा जाता है तो उनको जुर्माना भी किया जाता है और कैद भी किया जाता है। दोनों चीज़ें चल रही हैं। हम लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं, साथ ही साथ इन्फोर्समेंट भी कर रहे हैं। इन्फोर्समेंट भी की जा रही। बहुत शुक्रिया आपका कामरान बंगर साहब। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और सुबह खैबर पख्तूनख्वा और ऐसे काम कर रहा है इस वक्त, ऐसे अलग से फैसले हो जाते हैं जो बाकी सूबों में या इवन विफाक में भी नहीं हो रहे होते, कि जिसकी तारीफ हर शख्स को करनी चाहिए कि आप सोच रहे हैं और आवाम के बारे में सोच रहे हैं। बिल्कुल। और सेहत कार्ड में खास तौर पे कोविड ट्रीटमेंट को शामिल करना, उन्होंने ये कहा है कि हमने अभी तक ये नहीं तय किया कि इसका तायुन जो है वो क्या होगा। वो तायुन बड़ा जरूरी है, इससे कि कोविड का जो असल एक्सपेंस हिट करता है ना हमसा, वो उस वक्त करता है जब खुदा ना खास्ता किसी को वेंटिलेटर की, ऑक्सीजन बेड की या एडमिशन की जरूरत जो है वो पड़ जाती है। सो वो खर्चा जो है वो किसी भी इंसान की कमर तोड़ने के लिए बहुत काफ़ी, और ये बहुत तकलीफ दे फैसले होते हैं, इसलिए हिफाजत कीजिए। और बिल्कुल ऐसे ही है फरा। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ कि जो 2 से 3 माह तक जिनको घर में ऑक्सीजन लगाई गई है और वो सिलेंडर इतना महंगा आपको पड़ रहा होता है कि आपको हॉस्पिटल से घर आना होता है। आप खुद भी चाह रहे होते हैं कि जब मरीज कुछ बेहतर हो गया, ऑक्सीजन लेवल कुछ बेहतर हुआ तो आप घर ले आए। वो भी इतना महंगा है कि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। बिल्कुल। अच्छा, इस जिस हम थर्ड वेव की बात कर रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि इसमें बच्चे भी बहुत बुरी तरह से इन्फेक्ट हो रहे हैं। अगर हम बात कर लें, आपके साथ शेयर करें कि सिर्फ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना से जो मुतासरा बच्चे हैं उनकी तादाद 5700 से ज़ायद होगी, और वायरस की जो अलामात है उसमें फेफड़े जो हैं वो इन्फेक्ट हो रहे हैं। आपने देखा ही है कि पंजाब में गुज़िश्ता 3 माह के दौरान ये जो कोरोना वायरस से मुख्तलिफ बच्चे मुतासर हुए हैं, उनमें नौमर और बालगों की एक बड़ी तादाद है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार में बताया गया है कि पंजाब में वायरस फैलने के बाद अब तक 18 साल तक की उम्र के 19,376 अफराद जो हैं उनके कोविड टेस्ट मुस्बत आ चुके हैं। ये एक अलार्मिंग सूरत हाल है। लेकिन मैं इसके साथ हमेशा एक बात पे चीख रही हूँ, और वो ये है, इसी माह के एंड से, यानी अप्रैल के एंड से, हम इस वक्त 2 अप्रैल की बात कर रहे हैं, और अप्रैल के एंड में एग्जाम्स हो रहे हैं बच्चों के कैम्ब्रिज के, जिसमें कि बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो अपियर हो रहे होंगे, क्योंकि वो उसमें एग्जाम्शंस नहीं दी गई A लेवल और O लेवल के स्टूडेंट्स को। और वो बहुत बड़े बड़े हॉल्स होते हैं हमजा, जहाँ पे हज़ारों की तादाद में बच्चे जो मौजूद होते हैं, इन्विजिलेटर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, और उन्हें बैठ के वहाँ पे पेपर्स देने। और मुझे नहीं मालूम कि इस बारे में क्या फैसले, अगर हम ट्विटर ट्रेंड देखें ना, तो बच्चे तो इतने ज्यादा कंसर्न है। हम पेरेंट्स की बात करते हैं ना, वो बच्चे समझदार हैं, वो बच्चे खुद इतने ज्यादा क्वेश्चंस कर रहे हैं। वो शफकत महमूद साहब को जो है टैग करते हैं, उसके अंदर क्वेश्चंस कर रहे हैं, लेकिन वो जो मामलात हो रहे हैं वो ऐसे ही हैं कि जी एग्जाम्स तो होंगे। बाकी हम मुल्कों की बात करें तो वो बहुत एक कदम आगे आके उन्होंने फैसले किए हैं कि हम अपने बच्चों की जो सेहत है उसको मुकद्दम जानते हैं, इसलिए सऊदीया ने रिसेंटली जो है वो कैंसिल किए, जो कि जोन 4 में, और इसी जोन में पाकिस्तान भी। तो हमजा मुझे लगता है कि हमारे भी फैसले कुछ होने चाहिए इस हवाले से, क्योंकि बच्चों की जिंदगियां जो है वो सबको। अच्छा, अब वैक्सीन की भी बात हो रही है। आप देखें ना कि जी के पाकिस्तान में तो अभी हम 50 साल वालों की रजिस्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं, और अब बात ये हो रही है कि कुछ वैक्सीन, एक वैक्सीन ऐसी है कि जो कम उम्र बच्चों के ऊपर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रही है। कल मैं आपके साथ शेयर कर रही थी, और फाइजर ने ये खुद से ऐलान किया, अभी इंडिविजुअल जिसे कहना चाहिए असेसमेंट ने उसको एंडोर्स नहीं किया, उन्होंने प्रेजेंट किया अपना डेटा, जिसमें तकरीबन 2500 के करीब बच्चे जो हैं उनके ऊपर फाइजर वैक्सीन लगाएगी। और उनका कहना यह है कि 100% यानी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। टीनेजर्स जो हैं 15-18 साल की उम्र के, और उन्होंने कहा कि बड़ों की निस्बत ज़्यादा बेहतर एंटीबॉडीज़ जो हैं वो देखने में आई हैं।
लेकिन फाइजर की वैक्सीन जो हैं वो अभी तक हमारी पहुंच से बहुत दूर है। और आपको पता है कि यूएस ने तो ये भी ऐलान किया है कि वो वैक्सीनेट कराएंगे और उसके बाद नया एकेडमिक ईयर, स्कूल ईयर जो है वो शुरू करेंगे बच्चों का। अब उन्होंने जो ऐलान किया उसके मुताबिक वो पहले अपने बच्चों को वैक्सीनेट करेंगे और फिर स्कूल खोलेंगे। और हम पता क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हम लॉन्ग मार्च करेंगे और फिर स्कूल खोलेंगे। खैर, बात कर लेते हैं। डॉक्टर इमरान शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद, नॉलेजिस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग हमारी तरफ से। और आप ये बताइएगा कि तीसरी लहर में हमने पाकिस्तान में ये देखा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, क्या पूरी दुनिया में यही ट्रेंड है? इसकी वजह क्या है? पहले तो अस्सलाम वालेकुम और थैंक यू फॉर द और गुड मॉर्निंग और आई मीन लॉस एंजल्स, गुड इवनिंग। तो आपने सवाल अभी पूछा कि बच्चे दुनिया में कोविड से इन्फेक्टेड हैं या नहीं। तो रेट चाहे यूएस में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे एशिया में हो, बच्चों के अंदर इन्फेक्शन का रेट कम है और इसकी सिवियरिटी भी कम है। जब बच्चे को कोविड इन्फेक्शन होता है तो इट्स नॉट एज इंटेंस जैसे एडल्ट में होता है। जैसे अगर कोई 60 साल का या 65 साल के आदमी को कोविड इन्फेक्शन होता है तो वो आईसीयू में एंड अप होते हैं, तो उसके बाद उनका बचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन बच्चों में ये है कि इनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग होती है, ये वायरसेस को काफ़ी एक्सपोज हो रहे होते हैं और इनकी इम्यूनिटी भी बिल्ड हो रही होती है, तो इतनी सख्त इन्फेक्शन बच्चों में नहीं देखने में आ रही है। दुनिया में जो केसेस हैं उनका जो रेट है वो 0.0 से 0.17% है इस वक्त। और जैसे मैं आपको अमेरिका का एग्जांपल दे सकता हूँ, तकरीबन 3.4 मिलियन केसेस अमेरिका में बच्चों के हैं और मोर्टेलिटी जो है इसमें, जो कि डेथ रेट बहुत ही कम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब, ये चीज़ सामने आई है। लेकिन ये भी तो है ना कि बच्चे मुतासर होते हैं फिर उसको आगे फैलाने का भी जरिया और बाइस बन सकते हैं। जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि यूके एंड यूरोप में जहाँ पे कि वैक्सीन लगना शुरू हो चुकी है, वहाँ पे कैसे डील किया जा रहा है? पाकिस्तान एज यंग कंट्री जहाँ पे कि 60% से ज़्यादा आबादी जो है वो यंग है, 30 साल से कम उम्र है, फिर टीनेजर्स भी इसी तरह बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। अब जब कोविड उनको भी इन्फेक्ट कर रहा है तो व्हाट विल यू सजेस्ट? देखें, जो पाकिस्तान में सिचुएशन है, आपकी यंगर पॉपुलेशन ज़्यादा है और हमें वैक्सीनेट बच्चों को किस वजह से करना है। देखें, इसकी 2-3 चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करनी है। एक तो ये कि बच्चों को स्कूल जाना ज़रूरी है, स्कूल ओपन होने चाहिए क्योंकि उनकी मेंटल डेवलपमेंट में स्कूल की एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और दूसरी चीज़, तो बच्चे हैं वो वायरस कैरी करते हैं और उसके बाद स्कूल में अपने जो उनके दोस्त अहबाब होते हैं उनमें स्प्रेड करते हैं, वो घर जाते हैं तो फैमिली में स्प्रेड करते हैं, बाहर जाके वो क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, वो वहाँ स्प्रेड करते हैं। तो ये बच्चे जो हैं एक तरह से वेक्टर हैं, जो कि अगर वायरस वहाँ तक पहुँच जाता है तो वो बहुत आसानी से स्प्रेड करता है। और इन्हीं छोटे बच्चों के साथ अगर उनके ग्रैंड पेरेंट हैं और उनको वायरस लगता है तो उनके बचने का चांस जो है वो बहुत कम रह जाता है। तो इस वजह से जो बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन करना बहुत ज़रूरी है इन वजूहात की वजह से। और जहाँ तक आपने कहा कि यूएस में और यूरोप में, तो इस वक्त जो फाइजर की वैक्सीन है वो अप्रूव हुई भी है एज 16 एंड अबव तक। और जो डेटा भी उन्होंने प्रेजेंट किया मीडिया में, जो कि इस वक्त पीयर रिव्यूड नहीं हुआ, पीयर रिव्यूड का मतलब है कि डॉक्टर्स ने और साइंटिस्ट ने उसको भी रिव्यू नहीं किया है, वो डेटा उन्होंने जो मीडिया में शेयर किया उसमें उनका कहना यह है कि 12 साल से 15 साल के बच्चों में 100% इफेक्टिव है ये वैक्सीन, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और उसके साथ साथ फाइजर, मोडर्ना, एस्ट्राजेनेका तीनों ने ट्रायल शुरू किए हुए हैं डिफरेंट एज ग्रुप में, लेकिन 6 मंथ से 12 साल की उम्र तक। और उसमें फाइजर ने तो एक्चुअली तकरीबन 300 बच्चों को इनरोल भी कर लिया है। तो हम सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं और पाकिस्तान को भी उसी डायरेक्शन में काम करना है, और बल्कि पाकिस्तान को तो ज़्यादा एग्रेसिव करना है क्योंकि आपका यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, हमें ये बता दें, हम कब तक उम्मीद रखें कि जो हमारे टीनेजर्स हैं और फिर जो बच्चे कम उम्र बच्चे हैं, हमारे 6 माह से लेकर 12 साल तक के बच्चे जो हैं, उनको वैक्सीन उनके लिए कब तक मार्केट में आ जाएगी? कब तक हम समझें कि 6 महीने लग जाएंगे या जल्द आ जाएगी मार्केट में? देखें, ट्रायल तो स्टार्ट हो गया है और जिस तरह से हम साइंस जितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, तो उम्मीद ये है कि रिजल्ट जो है हमारे पास 6 मंथ तक आ जाने चाहिए कि वैक्सीन तो हमारे पास देखें है, वो तो बन चुका है। तो हमें खाली ये शो करना है कि वैक्सीन बच्चों में इफेक्टिव है और सेफ है, ठीक है ना? तो 6 महीने की इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो वेस्ट में अवेलेबिलिटी इसकी ऑब्वियसली जल्दी अवेलेबल होगी।
पाकिस्तान पहुंचने में मेरा ख्याल है कि साल के एंड तक या नेक्स्ट ईयर ये वैक्सीन मिल जानी चाहिए। और दूसरा WHO जो है इसमें काफ़ी इन्वॉल्व है, काफ़ी सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन्वॉल्व है, और जो प्रोग्राम कोवैक्स है उसके थ्रू पाकिस्तान को जो पाकिस्तान का कोटा है वो मिलना चाहिए। और उसमें बिल्कुल डॉक्टर साहब आप सही कह रहे हैं, लेकिन कोवैक्स में अभी तक एस्ट्राजेनेका तो शामिल है, फाइजर जो है वो शामिल नहीं है। और हम फाइजर की बात करें कि उसका सक्सेस रेट जो है वो यूथ में बहुत अच्छा है। एज डॉक्टर सजेस्ट कीजिएगा, डॉक्टर साहब अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे बहुत सारे स्कूल्स ने इंक्लूडिंग UK जहाँ पे कि कैम्ब्रिज एग्जाम्स होते हैं कैंसिल कर दिए हुए हैं। सऊदीया ने भी लेटली डिक्लेयर किया है कि वो एग्जाम्पशंस बच्चों के लिए कि वो SS ग्रेड्स पे जाएंगे। हमारे यहाँ पे अप्रैल से एग्जाम्स होने हैं। एज डॉक्टर आप समझते हैं कि एक बहुत बड़े हॉल में हज़ारों की तादाद में बच्चों का जमा होकर पेपर देना इस तीसरी वेव के तनाजुर में पाकिस्तान में जो इस वक्त नंबर चल रहा है सेफ़ है, और फैसला जो है ये हुकूमत का सेन है कि एग्ज़ाम्स ही वाहिद इस वक्त हल है और एग्ज़ाम ही होने चाहिए? देखिए हमारे लिए इस वक्त जो एक ह्यूमन है, ह्यूमन बॉडी और किसी भी ह्यूमन बीइंग की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि प्रोटेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है। जो एग्ज़ाम्स हैं वो तो बाद में भी हो सकते हैं, डिले हो सकते हैं, आप क्लासेस बाद में ले सकते हैं, आप 6 महीने डिले कर सकते हैं, उसको हम कैचअप कर सकते हैं। तो इस वक्त अगर हम बड़ी गैदरिंग करेंगे और एग्ज़ाम साथ में होंगे तो अगर 10 बच्चों को उसमें कोविड है तो वो 10 बच्चे जो हैं वो 1000 बच्चों को कोविड दे देंगे, और वो 1000 बच्चे जब बाहर जाएंगे तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, एल्डरली लोगों को वो वायरस पास करेंगे। और उसके बाद आप अंदाज़ा करें कि जब ये एल्डरली लोग अस्पताल जाएंगे, इंट्यूबेट होंगे, वेंटिलेटर पे जाएंगे, तो हम अमेरिका में और यूरोप में 5 में से 1 इंसान को बचा पाए हैं। ये बीमारी इतनी खतरनाक है और इतनी खौफनाक है, तो हम क्यों ये चांस ले रहे हैं? अगर इतनी कैपेसिटी है कि हम वर्चुअल एग्ज़ाम ले सकते हैं तो वो करें, अगर वो नहीं कर सकते तो फिर या तो इसको डिले करें या फिर ये कि हमें इस तरह से करना पड़ेगा कि स्पेस काफ़ी होनी चाहिए बच्चों के दरमियान, 6 फीट का डिस्टेंस या ओपन एयर स्पेस। तो कुछ इस तरह से हमें इसके बारे में करना पड़ेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर इमरान शरीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे सवेरे पाक से आप बात कर रहे थे, लेकिन जब बच्चे वहाँ पर जाएंगे फराह, चेयर्स कौन सी होंगी वहाँ पर, बच्चों को जो शीट्स दिए जाते हैं वो कौन से होंगे, वहाँ पर जो अमला आया होगा वो क्या वैक्सीनेट हुआ होगा या मेरे बच्चे देते हैं ना, क्योंकि वो इन एग्जाम्स में हमजा आप जो शादी हॉल्स है जिन पे पाबंदी लगा दी गई, वो शादी हॉल्स बुक किए होते हैं। उन शादी हॉल्स का स्टाफ भी अपना मौजूद होता है सारा, ड्राइवर्स एक बड़ी तादाद में जाते हैं, बाहर एक हजूम लगा होता है बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए। फिर वो बहुत बड़े शादी हॉल में एक पंखा चल रहा होता है, गर्मियाँ हम ओपन स्पेस में भी नहीं जा सकते हैं। अप्रैल से शुरू होंगे तो ये जून जुलाई तक जाकर ये कहीं ख़त्म हो रहे होंगे, तो इस टेम्परेचर्स में हम बच्चों को बाहर भी नहीं बिठा सकते। सो बहुत, और ये बात करें कुछ हफ्तों की, आफ्टर फ्यू वीक्स द किड्स विल हैव टू अपीयर इन एग्जाम्स, और रमज़ान भी है उसके अंदर, हमने इस चीज़ का भी जो है ख्याल रखना है। देखते हैं क्या फैसले मजीद इसमें कुछ होते हैं, दिन बहुत कम रह गए हैं। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको फिर मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। और हमसा एक आपने भी बहुत फ्रेज सुनी होगी अपने घरों में अक्सर कि अल्लाह ताला किसी को थाना कचहरी का जो है ना मुंह न दिखाए, बिल्कुल ऐसा। और फिर ये भी कि शरीफ लोगों जो है उनका शहर थाना कचहरी में कोई काम नहीं होता। हालांकि मैं कहती हूँ कि बेचारे शरीफ इंसान को ही तो जाना पड़ता है, मजबूर होता है वो बेचारा, कोई तो कानून की मदद चाहिए, उसको कोई मसला पड़ जाता है, वो बेचारा डरता है, वो कहता है कि भाई जब, वैसे देखें फराह कैसी बात है कि नाका लगा हुआ हो ना, तो आपका दिल अगर घबरा जाए नाके को देख के, तो ये कितनी गलत बात है। आपको तो महफूज जो है खुद को महसूस करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। लोग नाके की आपने बात कर दी तो अलाउ मी वन थिंग, क्योंकि मैं फोटो सेंसिटिव हूँ तो मुझे अंदाजा, बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें एपिलेप्सी, मिर्गी तक का दौरा जो है वो पड़ सकता है, इतनी बेरहमी के साथ टॉर्च सही निशाने पे आंखों में मारते हैं ना कि आपका एक लम्हे के लिए सर चकरा जाता है।
और ये भी सेंसिटिविटी शामिल होनी चाहिए पुलिस की ट्रेनिंग में कि बहुत सारे लोगों को इस तरह की सेंसिटिविटीज होती है, जैसे मैं कह रही हूँ एक्सीडेंट हो सकता है, वो बिल्कुल नॉर्मल शख्स भी हो, उसकी आंखों में ऐसे ड्राइवर हो वो एक्सीडेंट कर सकता है वहाँ पर, बिल्कुल वो तो अगर उस शख्स को वहाँ पे मिर्गी का दौरा पड़ जाए तो क्या करेंगे आप, क्योंकि एकदम से लाइट की जो फ्लक्चुएशन है ये बहुत सारे लोगों को जिनको ये मसला होता है ये देखते हैं ना अचानक दौरा पड़ी है, उसकी वजह होती है। खैर हम ये बातें क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि बात सुनते हमारी जिंदगियां गुजर गई हैं कि पुलिस कल्चर को तब्दील कर दिया जाएगा। हर हुकूमत इसके नारे लगाती है, लेकिन होता ये है कि जब कुछ वक्त गुजरता है तो हमें पता चलता है ना जमी जुम्बद ना जुम्बद गुल मोहम्मद, थाना भी वही है, कल्चर भी वही है। तो अवाम जो है वो इस चक्की में पिसते ही चले जा रहे हैं। पहले हमें बताया गया कि जी कि कैमरास लगा दिए गए, अब उनको मॉनिटर किया जा रहा है, लेकिन हालात कुछ मुख्तलिफ ना हुए। हकीकत यह है कि जब तक पुलिस के निज़ाम में ऐसी इस्लाहात मुतारिफ नहीं कराई जाएंगी जिनके ज़रिए पुलिस को अवामी खदमत और तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया बनाया जा सके, और जब तक उनको ट्रेन किया जाए, उनको बताया जाए कि जी आपकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, उस वक्त तक थाना कल्चर तब्दील नहीं होगा। एथिक्स यकीनन उनको पढ़ाए जाते हैं, लेकिन उसको मॉनिटर करना भी ज़रूरी होगा। अच्छा, वैसे पता है अक्सर जो कुछ वीडियोस पर्सनल उस पर अपलोड होती है ना, उसमें देखिए जी ये बुजुर्ग के कदमों में बैठे हुए हैं, ये टीचर आ गए हैं तो उनके जूते भी सीधे किए जा रहे हैं, लेकिन जब एक्चुअली वो होता है ना कि बिजनेस इज बिजनेस एंड कप ऑफ टी इज कप ऑफ टी, यानी अखलाकियात उस वक्त तक हैं जब तक काम नहीं पड़ता, और जब काम पड़ जाए तो फिर तो जनाब चाय पानी आपने अवाम को क्या पेश करनी है, अवाम से चाय पानी लेने की बात जो है वो शुरू हो जाती है। ये सारी बातें जो हैं ये सब आप लोग घरों में बैठकर भी करते हैं, हम सब जब आपस में बैठकों में जिक्र होता है ऐसा ही होता है, लेकिन अब कुछ कोशिश की जा रही है लाहौर पुलिस की जानिब से, और कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से इस कल्चर को तब्दील किया जाए। अच्छी खबर यह है कि CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर साहब ने शहरियों को थानों में दरपेश मसाइल के खात्मे के लिए रिवायती जो थाना कल्चर जिसका हमने जिक्र किया और जिसको आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, बदलने की ठान ली है। बिल्कुल सही। चलें हम दुआ करते हैं कि वो अपने इस इरादे में कामयाब हो जाएं और वो तब्दीली जिसके के ख्वाब हम सब ने देख रखे हैं वो हमें देखनी नसीब हो जाए। तो हम इस हवाले से बातचीत करेंगे। हमारे साथ CCPO और गुलाम महमूद डोगर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डोगर साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। फरमाइएगा सर कि क्या थाना कल्चर तब्दील करने के लिए नए अफसरान भर्ती किए जा रहे हैं या पुराने अफसरान को कोई नई तरबियत जो है वो दी जा रही है कि उनके अखलाक और उनके आदात और अतवार जो हैं वो कुछ बेहतर हो जाए? देखिए, थाना कल्चर जो है ना ये तब्दील हो रहा है। नए अफसर हों या पुराने ऑफिसर हों, अगर हमें ये महसूस इसलिए नहीं होता कि हम रोज़ाना की बेसिस के ऊपर थाने के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अगर आप बीच में एक पॉज दे के थाने के कल्चर को देखें ना कि आज से 10 साल पहले थाने का क्या कल्चर था और आज क्या है, तो आप इस चीज़ को महसूस करेंगे कि थाने का कल्चर ये इवॉल्व हो रहा है, तेज़ी के साथ इवॉल्व हो रहा है और तब्दील हो रहा है और बेहतरी की तरफ तब्दील हो रहा है। पढ़े लिखे पुलिस फोर्स में नौजवान जो हैं वो भर्ती होके आ रहे हैं, उनका लोगों के साथ डीलिंग करने का तरीक़ाकार बहुत बेहतर है। अभी रिसेंटली हमने ये वाला जो प्रोजेक्ट हमने किया है जिसमें कम्युनिटी गाइड्स हमने हर थाने के ऊपर डिप्लॉय किए हैं, ये वो लोग हैं जिनका हमने एक्चुअली 8000 का पुलिस वालों का पूल हमने बनाया, उसमें से उनका एक सर्वे कंडक्ट किया जिसमें 3 चीज़ें देखी गई कि इनकी इंटेग्रिटी वाइज इनमें से कौन कौन अच्छे लोग हैं, प्रोफेशनलिज्म में कौन कौन अच्छे लोग हैं, कौन कौन लोग हैं जो ह्यूमैनिटी के लिए महसूस करते हैं। तो ये 8000 लोगों का सर्वे हुआ और ये लोग वो थे जो पूरे सर्वे के अंदर ये लोग आइडेंटिफाई हुए कि ये वो लोग हैं जो हमारे क्राइटेरिया के ऊपर पूरे उतरते हैं कि ये इंटेग्रिटी वाइज भी बहुत अच्छे हैं, उसके बाद प्रोफेशनलिज्म भी इनमें है, और तीसरी बात जो थी कि ह्यूमैनिटी के लिए इनके अंदर फीलिंग्स थी। इसको हमने शॉर्ट लिस्ट किया, 300 लोग शॉर्ट लिस्ट होके आए, उनमें से फिर हमने फाइनली 85 लोग सिलेक्ट किए जो कि फिर बाद में एज अ कम्युनिटी गाइड थानों के ऊपर डिप्लॉय हुए। अब नेचुरल सी बात है कि पुलिस के अंदर ऐसे लोग हैं जो कि थाने कल्चर को जो एक टिपिकल जो एक इम्प्रेशन है थाने कल्चर का उससे डिफरेंट हैं, बेहतर हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कम्युनिटी गाइड्स के आने से के बाद ये काफ़ी फ़र्क पड़ा है कि जब भी कोई साइल थाने पे कोई ज़रूरतमंद जब जाता है तो ये लोग उसको रिसीव करते हैं और उसके साथ बड़े अच्छे बर्ताव के साथ जो भी उसका काम होता है थाने के अंदर वो उसकी हेल्प करते हैं उसको काम को करवाने में। तो मैं समझता हूँ कि थाना कल्चर नेचुरली चेंज हो रहा है और ये एक बेहतर स्टेप है। और इसमें जो नई फोर्स जो भर्ती हो रही है इस वक्त तकरीबन 3000 के करीब रिक्रूट जो हैं वो पुलिस में रिक्रूट हुए हैं। तो उनके जो ट्रेनिंग सेशंस हैं उनके अंदर हम पर्टिकुलरली इस चीज़ के ऊपर फोकस देना चाह रहे हैं और दे रहे हैं कि लोगों के साथ ह्यूमन इंटरेक्शन किस तरह से करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि ह्यूमन इंटरेक्शन किस तरह से हो। भी आदमी को विजिटर थाने पे आता है
तो उसके साथ किस तरह से डील करना है, किस तरह से बातचीत करनी है, किस तरह से उसको ठीक है। सीसीपी साहब हमें ये भी बता दीजिए कि शहरियों से थाने में अच्छे सलूक के लिए क्या कोई SOPs तरतीब दे दिए गए हैं, या आपने कहा इस तरह से हमने अच्छे ऑफिसर्स को जो है वो शॉर्टलिस्ट कर लिया, वो अपने तई जिस तरह उनको बेहतर लगेगा कि कोई शहरी आया है, वो किस हालत में आया, परेशान है, उसको पानी देंगे कि ताकि वो रिलैक्स हो जाए, वहाँ पर अपने तई करेगा, या फिर कुछ SOPs हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं? देखिए, ये जब हमने ये कम्युनिटी गाइड्स वाला प्रोजेक्ट लॉन्च किया था तो उसके अंदर हमने कुछ पैसे भी मुख्तस किए थे कि जो भी कोई विज़िटर थाने पे आता है तो कम्युनिटी गाइड इसको कम से कम पानी जो है वो ऑफ़र करे। ठीक है। और हमारे रेगुलर सेशंस जो हैं इसको इसको एनहेंस करने के लिए आपकी जो कैपेसिटी है उसको हम रेगुलरली वो कर रहे हैं। कम्युनिटी गाइड्स के भी रेगुलर सेशंस होते हैं, हफ्ते में एक सेशन ज़रूर होता है कि हम तमाम को इकट्ठा करके उनके साथ एक लेक्चर होता है और लेक्चर में उनको बताते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं कि थाने के कल्चर में किस तरह की सिचुएशन है, इम्प्रूव हो रहा है, नहीं हो रहा, किन चीज़ों की ज़रूरत है इसको मोर ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए। इसी तरह से हमारे जो तफ्तीशी अफसर्स हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए रेगुलर कोर्सेज होते जा रहे हैं, उनको हम बुलाते हैं, उनका कलेक्टिव उनके साथ बातचीत होती है, हम लेक्चर मंगवाते हैं, मोटिवेशनल लेक्चर भी आते हैं जो इनके साथ मोटिवेशन भी इनकी करते हैं और इनके साथ तरबियत भी होती है कि लोगों के साथ बेसिकली जो हमारा फोकस इस बात के ऊपर है कि ह्यूमन इंटरेक्शन किस तरह से होना चाहिए। आप मुख्तलिफ सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लोग जब थाने पे आते हैं तो उनको किस तरीके से हमने हैंडल करना है, एक बंदा जो बिल्कुल अनपढ़ है उसके साथ कैसे बात करनी है और जो बहुत बड़ा लिखा आदमी है उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करना है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग की भी ज़रूरत होती है जो कि हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं। बिल्कुल ठीक है। सर ये बताइएगा, हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो कहीं बेचारा शायद राजनपुर में बैठा हुआ है, जो लिया में बैठा हुआ है, जो भक्कर में बैठा हुआ है, उस थाने में क्या ये 300 जो आपने कम्युनिटी वो वर्कर्स बनाए हैं ये तो वहाँ पे नहीं होंगे, तो जो पुलिस अफसरान हैं उनकी तरबियत के लिए क्या कुछ तय किया गया है कि क्या चीज़ें उसमें शामिल की जाएंगी, उनको कैसे ट्रेन किया जाए कि वो आवाम की खिदमत को अपना शार समझे, ना कि उनको दबाना और रोब दबदबा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ताकतवर आदमी का थाने में जाना कोई मसला नहीं है, मसला उसको दरपेश होता है जो गरीब होता है, जिसको इंसाफ चाहिए होता है और उसका सामना किसी ऐसे शख्स से होता है जो ताकतवर होता है, वहाँ पे इंसाफ उसको मिलना और लेना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो ये तो मैंने आपको ऑलरेडी एक वो ब्रीफ सा मैंने डिस्क्रिप्टिव दिया है कि आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए आपकी ऑन जॉब कंटिन्यूस ट्रेनिंग आपकी चलती रहती है। तो जब आप एक ही ऑफिसर को बार बार एक मैसेज देते हैं तो डेफिनेटली इट बेसिकली गेट्स इनग्रेन्ड इन देयर माइंड, तो वो आपके लाशऊर का हिस्सा जब बन जाता है तो फिर आपका बिहेवियर उसके मुताबिक जो है वो होता है। तो बेसिकली अगेन हम वो कहते हैं ना कि ट्रेनिंग जो है ना उसके बारे में हम कहते हैं कि अगेन एंड अगेन, ट्रेन अगेन एंड अगेन। तो ये जो बार बार रीइटरेट करने का जो कॉन्सेप्ट है ये हम इसको कर रहे हैं कि तमाम जितने भी लोग थाने में होते हैं उनके इंटरेक्शन, उनकी ट्रेनिंग, उनकी कैपेसिटी इन्हेंसमेंट करते रहें। ठीक है, ट्रेनिंग हो जाएगी CCPO साहब जिस तरह से आप कह रहे हैं, लेकिन एक माहौल होता है, आप जब थाने में दाखिल ही होते हैं ना तो आपको लगता है कि पता नहीं आप कहाँ पर आ गए हैं, इतना खस्ता सा वहाँ पर फर्नीचर पड़ा होता है, इतने बुरे हालात होते हैं और जो है वर्दियाँ हैं वो वहाँ पर लटकी हुई होती हैं। क्या उसका माहौल भी जो है थाने का बेहतर किया जाएगा? इंसान जब उसमें दाखिल हो तो उसको कम से कम खौफ महसूस ना हो रहा हो, वहाँ पर कुछ साफ़ सुथरा फर्नीचर रख दिया जाए, कुछ बेहतर कर दिया जाए, जो वर्दियाँ शर्दियाँ उनको ज़रा साइड पर कर लिया जाए कि आप लोग ये पीछे सुखा लें। ये देखें, थाने की इम्प्रूवमेंट के लिए गाए बगाए काम होता रहा। आपको याद होगा कि आज से 20 साल पहले थाने बिल्कुल ऐसे ही होते थे जैसे किसी बिल्कुल भी इस तरह की सूरत हाल नहीं होती थी कि थाने में कोई जाए और उसको बहुत अच्छा महसूस हो। अब आपने देखा होगा कि थाने में सफाइयाँ भी बहुत बेहतर हैं, टाइल्स भी लगे हुए हैं, फ़र्श भी बहुत अच्छे हैं। ख़ास तौर पे ये जो हमारा ड्यूटी अफसर का जो कमरा है जहाँ पे बेसिकली लोग जब जाके तो जाते हैं फ्रंट डेस्क के ऊपर, तो वो बेसिकली एयर कंडीशन रूम ही है और उनके अच्छा वहाँ पे माहौल दिया जाता है, वहाँ पे पानी का डिस्पेंसर भी होता है। तो इसको ज़ाहिर है मतलब जैसे टाइम गुजरा है इसमें इम्प्रूव आ रही है और इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। बिल्कुल सही। सर एक औरत की नज़र से अगर आप देखें थाना जाना पहले बहुत सुहाने रूह होता है,
अगर कोई खातून चली जाती है तो उसकी फैसिलिटेशन के लिए क्या किया जा रहा है? क्योंकि मैंने ये देखा है कि खातून अगर डोमेस्टिक वायलेंस की शिकायत लेके गई तो उसने कहा बीबी ये तो घर का मामला है ना, आपके चल सुलह सफाई कर लीजिए, बजाय इसके कि उसके हरासमेंट के किसी इशू के साथ गई है या खातून किसी भी और क्राइम की रिपोर्ट के लिए गई है, उसकी सेंसिटाइजेशन लोगों में कि उसके मसले को भी तरजीह देनी है, सुनना है। कोई खुसूसी डेस्क कायम किया गया है, ट्रेनिंग में उनको शामिल किया गया है, ये भी बताइएगा, क्योंकि हर मसले के लिए अब ख़वातीन बाहर भी निकल रही हैं, काम भी कर रही हैं, तो उनको रुजू भी करना पड़ता है थानों से। जी, थाने पे ऑलरेडी हमारी ख़वातीन लेडी पुलिस जो है वो डिप्लॉयड है। अगर कोई खातून जाती है तो वो डेफिनेटली जो उनके साथ जो खातून के साथ जो उसकी हैंडलिंग होती है, उससे बातचीत, वो उनका अगर तो उसी जेंडर की ही पुलिस ऑफिसर उनके साथ डील करती है। हर थाने के अलावा हमारे पास एक वुमेन पुलिस स्टेशन भी मौजूद है, जिसके अंदर क्राइम अगेंस्ट वुमेन और इस तरह की जितने भी इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व किया जाता है। तो वी आर वेरी सेंसिटिव अबाउट क्राइम, जो जेंडर होता है, ख़ासतौर पर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर साहब सबसे सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने और हमें बता रहे थे कि किस तरह थाना कल्चर में तब्दीली लाने की काविशें की जा रही हैं। कुछ जो अफसरान हैं उनको मॉनिटर किया गया पहले, फिर देखा गया, और आगे भी जो फोर्स आ रही होगी वो पढ़े लिखे लोगों की। हाँ, मुझे तो ना, मैं अपने आई एम इन लव विद हमारा जो मज़हब है, हमारे मज़हब ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, अल्लाह देख रहा है। अब ये है कैमरा देख रहा है, कैमरा देख रहा है तो सब सीधे हो जाते हैं। वो जो अल्लाह देख रहा है, जहाँ कैमरा नहीं भी देख रहा, जब तक ये नहीं इनग्रेन्ड होगा ना हमारे अंदर, तो ना हम अपना काम अच्छी तरह से कर सकेंगे, ना हम इंसान अच्छे बनेंगे, ना हम एहसास किसी का कर सकेंगे। हमें एहसास ही नहीं है, हम देखे जा रहे हैं, हमें वो देख रहा है जिसने कि हमें जज करना है, जिसने कि हमारा हिसाब करना है, और जिसके कब्ज़ा कुदरत में हर एक चीज़ है। सो हमें ये मॉरल जो अपनी अखलाकी जो कुछ कदरें हैं ना, उनको भी बड़ा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही। और इस कैमरे की तो स्टोरेज जो है ना, वो कभी ना कभी फुल हो जाती होगी, कभी आप बच भी जाते होंगे। अल्लाह जब देख रहा है तो आप नहीं बच सकते हैं, और आपको सब कुछ दिखा दिया जाएगा कि ये देखें, सारी वीडियोस वहाँ पे दिखाई जाएंगी। वो वीडियोस इनको उस वक्त देख के आसान खता हो जाएंगे। अच्छा, वीडियोस की बात चल निकली है तो एक अच्छी खबर टिकटॉकर्स के लिए, अच्छी खबर कि मुल्क में टिकटॉक पर आयद पाबंदी को ख़त्म कर दिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने मुल्क में वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन टिकटॉक खोलने की इजाज़त दी है, और साथ ही गैर अखलाकी मवाद की रोकथाम के लिए मज़ीद इक़दाम उठाने की भी हिदायत कर दी है। लेकिन बात फिर घूम के वहीं पर आ गई। मुझे बड़ी खुशी होती है, हमजा पूछे क्यों किस बात पर? मीडिया को इतनी तनकीद की जाती थी, ये ड्रामे ऐसे बनाते हैं, ये प्रोग्राम ऐसे करते हैं। अब हर एक बंदे के हाथ में एक स्क्रीन है, उस सबका अपना एक चैनल है, उठा के देख लें क्या क्या डाल रहे हैं वहाँ पे, उठा के देख लें किन चीज़ों को रेटिंग मिल रही है। वो भी चैनल्स हैं, वो भी एंकर्स हैं। तो अब समझ आ गई सब लोगों को कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। चेक नहीं है उनके ऊपर, तो कोई चेक भी नहीं है, उनको तो कोई नोटिस भी नहीं भेज सकता, उनकी तो रेटिंग भी नहीं है, नहीं सकता। खैर, लेकिन पैसे, अपनी रेटिंग, अपनी शोहरत के चक्कर में हर बंदा जो है वो हर असूल, हर अखलाक, हर कायदे को, आपको अपने बारे में ऐसी बात पता लगती है ना कि वो आपकी जो है ना 7 नस्लों को नहीं पता होती आपके बारे में। खैर, अदालत ने DGPTA से सवाल किया कि DG साहब अब तक क्या एक्शन लिया आपने। इस पर DG साहब ने बताया कि हमने टिकटॉक इंतजामिया के साथ दोबारा इस मसले को उठाया और टिकटॉक ने फोकल पर्सन भी हायर कर दिया और अब ये मामला बेहतर हो जाएगा। लेट्स होप। अगेन आई एम नॉट होपफुल। जब तक हमारे घरों में से ये ट्रेनिंग नहीं ना होगी कि बेटे सच बोलना है, बेटे रिस्क और पैसा। माएँ कहा करती थी हमजा कि मेरी कब्र नहीं खराब करनी। कितनी माएँ अभी कहती हैं कि हमारा बेटे आखिरत नहीं खराब करनी, याद रखना इस चीज़ को। सो हम आते हैं वापस कानून और उसके इम्प्लीकेशन। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ है, गैर अखलाकी जो चीज़ है ना, ये टर्म बड़ी सब्जेक्टिव सी है। किसी के लिए कुछ है इसकी डेफिनेशन और किसी के लिए कुछ है, इसलिए उसका तयन करना भी बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, फिर हमजा ठीक है, लेकिन अगर हम एक कोड ऑफ कंडक्ट के मानने वाले हैं तो हम सबको पता है क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है। एक कोड ऑफ कंडक्ट के मानने वाले, एक मजहब के मानने वाले लोगों में तो ये तफरीक नहीं होनी चाहिए ना कि क्या अच्छा है क्या बुरा। जो कह दिया गया अच्छा वही अच्छा, जो कह दिया गया चले। अब स्टेट जो है इसको कैसे रेगुलेट करेगी और टिकटॉक जो है इंतजामिया वो इसको कैसे देख रही होगी। फोकल पर्सन तो उन्होंने हायर कर दिया है इस हवाले से, और वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि फैसला करने से पहले थोड़ा सा जो है ना बराए मेहरबानी सोच लिया करें। और बिजनेस इंटरेस्ट जो है वो तो जाहिर है बहुत बुरी तरह से इफेक्ट होते हैं जब आप किसी भी ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर या किसी भी ऐसी ऐप के ऊपर हाथ डालते हैं। लेकिन इस वक्त हम बातचीत करेंगे कि इसके फ़ायदे, इसके नुकसानात, इसकी रेगुलेशन में क्या क्या चैलेंजेस होंगे। हमारे साथ उज़ैर हसन है जो कि बड़े मारूफ और सोशल मीडिया में अपनी एक पहचान रखते हैं। उज़ैर साहब सोशल मीडिया एक्सपर्ट के हवाले से बताइएगा कि टिकटॉक का बैन ख़त्म होना पाकिस्तानी टिकटॉकर्स के लिए कितना अहम है। और ये जो हम बातचीत अभी कर रहे थे, आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन अखलाकियात और गैर अखलाकी चीज़ों को क्या रोका जा सकता है बैन लगा के और बैन उठा के?
थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो फर्स्ट ऑफ ऑल। और जो आप बात कर रहे थे, ऑफ कोर्स ये एक पॉजिटिव चीज़ है जिसमें हमने देखा कि एक फोकल पर्सन टिकटॉक की तरफ से एलोकेट किया जाएगा जो कि इमोरल और ऑब्जेक्शनेबल जो कंटेंट है उसको देखेगा। एंड ख़ास तौर से सबसे ये जो एक सिटीज़न ने कंप्लेन फाइल की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर के ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है, और 2019 के बाद 2020 के बाद 2021 में इट्स फॉर द सेकंड टाइम जो कि टिकटॉक को बैन किया गया है। एंड जैसा हम देखते हैं कि टिकटॉक दुनिया भर में जो है वो एक पॉजिटिविटी की तरह एक पॉजिटिव वाइब दी जाती है, इससे बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए ये ऐप यूज़ की जाती है। लेकिन यहाँ पे जो है ऑफ कोर्स हमने देखा कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, लैक ऑफ प्लेटफॉर्म्स की वजह से अगर किसी को एक्टर बनना है या किसी को सिंगर बनना है या अगर कोई जो है किसी फॉर्म में किसी भी आर्ट के फॉर्म को जो है प्रमोट करना चाहता है तो वो इस ऐप के ज़रिए कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक तो मॉनिटरिंग नहीं है इस कंटेंट की, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इनडिसेंट कंटेंट जो है ऑफ कोर्स काफ़ी ऐसी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जो इसको पहले ही बैन कर चुकी हैं, लेकिन उनका टेम्परेरी बैन होता है। एंड जैसा आपने बोला कि इस बैन की वजह से जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो कंट्री काफ़ी इफेक्ट होती है, क्योंकि इस तरह के जो टेक जाइंट्स हैं वो 2 से 3 बार सोचते हैं कि वी शुड रियली इन्वेस्ट इन दिस कंट्री, जिसमें कुछ पता नहीं है कि अगर आप आज इन बिजनेस इन्वेस्टमेंट करते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर की या मिलियंस ऑफ डॉलर की इवन, और कल विदाउट एनी रीज़न जो है वो ब्लॉक कर दिया जाता है या आपका कंटेंट बंद कर दिया जाता है, तो वो किससे पूछेंगे और किसके पास जाएंगे कि उनकी इन्वेस्टमेंट कहाँ गई। बिल्कुल ठीक। उज़ैर, हम बात कर रहे थे कि ये बड़ी सब्जेक्टिव सी टर्म है, गैर अखलाकी मवाद होना हर शख्स के लिए ये डिफ़र करती है। अगर हम मुख्तलिफ स्टेट्स को देखें तो मुख्तलिफ स्टेट्स अपने मुताबिक रेगुलेट कर रही होती हैं चीज़ों को। जब पाकिस्तान में ये मामलात होते हैं तो इतना शोर क्यों उठता है? क्या होना नहीं चाहिए ऐसा? और हम क्या बैन लगाने के बाद एक फोकल पर्सन के बाद उम्मीद रखें कि ये कुछ बेहतरी आएगी? अच्छा हमजा, देखें, जो एक तो आपने मेंशन किया, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने मेंशन की है बैनिंग की। एक तो बैनिंग इज़ नॉट द सोल्यूशन, बैनिंग से कोई चीज़ हल नहीं होती है। और बैनिंग से इनफैक्ट हमने देखा कि जब यूट्यूब में 2012 के अंदर यूट्यूब बैन हुआ था, उस टाइम पे काफ़ी यूट्यूब क्रिएटर्स मार्केट में आए थे और अब उनकी रीच बहुत अच्छी है एंड वो वर्ल्ड इन्फ्लुएंसर्स के तौर पे काम कर रहे हैं। हमारे इन्फ्लुएंसर्स उस टाइम पे काफ़ी पीछे रह गए थे इस बैन की वजह से, यूट्यूब बैन की वजह से। सेम इज़ द इशू कि हमने रेगुलेट नहीं किया, एंड रेगुलेट ना होने की वजह से जो है हमने काफ़ी जो है रेवेन्यू मिस किया। एंड इस टाइम पे भी कोई नई ऐप या कोई नई एप्लीकेशन या इवन क्रिप्टो करेंसी जब मार्केट में लॉन्च हो जाती है उस वक्त हम इसके बारे में नहीं देखते, लेकिन जब हमारे सिटीजन्स जो हैं वो इसकी तरफ जाते हैं एंड वो इसको सही तरह यूज़ नहीं कर पाते या उनको सही नॉलेज नहीं होती, तब हम एक साथ सामने आ जाते हैं कि जी इसको बैन कर दें या इसका जो यूज़ है वो ख़त्म कर दें। इस टाइम पे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 20 मिलियन एक्टिव यूज़र्स हैं टिकटॉक के, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। एंड ऑलमोस्ट अगर हम टिकटॉक की बात करते हैं तो इसकी जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली $50 बिलियन है। सो इट्स अ $multi-billion बिजनेस। चाइनीज़ ऐप है और इसी तरीके की एक बीगो ऐप भी थी जिसके अंदर आपको वीडियो आवर्स पूरे करने होते हैं। अगेन उसका भी मिसयूज़ हो रहा है इस टाइम पे। हमने देखा कि काफ़ी लोग जो है वो उसका एक मिसयूज़ और इनडिसेंट कंटेंट जैसे आपने प्रोजेक्ट किया वो डाल रहे होते हैं। तो ये आई गेस ये हमारे ऊपर भी है, काउंसलिंग की भी ज़रूरत है। एंड इसके अलावा बैनिंग इज़ नॉट द सोल्यूशन, लेकिन ये जो फोकल पर्सन जो होगा ये डेफिनेटली मॉनिटर करेगा और जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं जो ये कंटेंट बार बार डाल रहे हैं उनको परमानेंटली ब्लॉक किया जाए, ये एक चीज़ डेफिनेटली हो सकती है। बिल्कुल सही। अच्छा उज़ैर, ये भी बताइएगा, जैसे आपने कहा इतनी बड़ी ये इंडस्ट्री है, मार्केट है, तो इसके इकोनॉमिक जो कुछ बेनिफिट्स हैं वो बताइएगा। ये जो लोग डालते हैं ये क्या फ़ायदा लेते हैं इससे, एंड देन अदर जो लोग और लोग भी यूज़ करना चाहें इस प्लेटफॉर्म को, तो आप कुछ गाइडलाइंस दीजिए कि किस तरह से एज इन्फ्लुएंसर वो अपने आप को एक्नॉलेज भी कर सकते हैं, एस्टैब्लिश भी कर सकते हैं। देखिए, इसमें मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दूंगा यूनाइटेड स्टेट्स की भी, कि यूनाइटेड स्टेट्स में इस वक्त कुछ डॉक्टर्स हैं जो कि वैक्सीन की प्रमोशन के लिए टिकटॉक को यूज़ कर रहे हैं। एंड जिसमें वो लोगों को बताते हैं कि ऑफ कोर्स आपको पेन होगा, आपको तकलीफ़ होगी एंड सेम सिम्टम्स आपको वैक्सीनेशन जैसे होंगे, लेकिन स्टिल आपका जो इफ़ेक्ट अभी आप फील कर रहे हैं वो कोविड से बेहतर होगा। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा जो दुनिया भर में जो ट्रैवलर्स हैं, जब वो किसी पर्टिकुलर कंट्री विजिट कर रहे होते हैं, सो दे यूजली स्क्रॉल डाउन टिकटॉक वीडियोस जिसमें वो देखते हैं कि कौन सी ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे वो हैंग आउट कर सकते हैं, या वेयर दे कैन सिट डाउन, वेयर दे कैन ईट प्रॉबेबली। तो वो इस तरह की एक पॉजिटिव चीज़ है।
पाकिस्तान में जो टिकटॉकर्स हैं, हमने देखा कि वहाँ पे भी कुछ अच्छे टिकटॉकर्स हैं जो कि प्रमोट करते हैं अपने टैलेंट को। तो ऑफ कोर्स एक फॉलोअर्स एक डिफरेंट चीज़ है कि आपके इतने मिलियन फॉलोअर्स हो गए, लेकिन उन सारे फॉलोअर्स को आप किस तरह एक बेटर वे में यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी अप्रोच होनी चाहिए। क्योंकि इफ़ पीपल आर फॉलोइंग यू, इफ़ पीपल नोटिस यू, तो आपकी जो बात है या आपकी जो फॉलोइंग है वो हमेशा पॉजिटिव वे में जानी चाहिए। ये मेरा मानना है। ठीक है उज़ैर, एक मामला ये है कि हम यूट्यूब से बात करते हैं, वो कहते हैं जी हम तो पाकिस्तान में आके अपना दफ्तर नहीं खोलने वाले, हम फेसबुक से बात करते हैं हमें ऐसे ही जवाब मिलता है, टिकटॉक के मसाइल हमारे सामने हैं, हम खुद क्यों नहीं ऐसी ऐप्स बना पाते हैं कि हमारे लोग जो इस्तेमाल करना चाहते हैं वो ऐप को इस्तेमाल करें। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की हम बात कर रहे हैं तो वो पाकिस्तान के लोगों को ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे ताकि हम उसको अच्छी तरह से रेगुलेट भी कर सकें। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है? अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो दुनिया के काफ़ी सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं उनके जो बैक ऑफिसेज हैं वो पाकिस्तान ऑपरेट कर रहा है, इंडिया ऑपरेट कर रहा है। सो हम ये नहीं कह सकते कि जी हमारे पास वो पोटेंशियल नहीं है जिसमें हम जो है इस तरह की ऐप्स क्रिएट कर सकें। ऑफ कोर्स सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस पाकिस्तान में डेवलप्ड हैं एंड अपनी कॉस्ट बचाने के लिए लोग ज़्यादातर पाकिस्तान में जो है अप्रोच करते हैं, या इंडिया में बैंगलोर एक सिटी है जो कि टेक सिटी के नाम से जानी जाती है, तो लोग ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स सेम जैसा हमने कहा कि किसी भी टाइम पे कोई भी बैनिंग या कोई इस तरह की रेगुलेशन जब नहीं होती है तो जो इन्वेस्टर होता है उसका अमाउंट रिस्क पे होता है। एंड आई गेस कोई भी एक जो एक बिजनेसमैन होगा वो अपनी रकम को जो है वो डाउट में नहीं डालेगा, एक हैवी इन्वेस्टमेंट करे और बाद में वो देखे कि यार ये तो बैन हो गई, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं रेवेन्यू कैसे वापस जनरेट करूँगा। तो एक तो ये प्लस एक ये पॉइंट है। उसके अलावा जब कोई ऐप डेवलप होती है उसकी प्रमोशंस और एक हम देखते हैं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसका इम्पैक्ट जो है बहुत ज़्यादा होता है थ्रू आउट। और अब जो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं, एक तो इनोवेशन बहुत ज़रूरी है। अब अगर टिकटॉक आ गई है, हमने देखा कि एक पबजी गेमिंग ऐप थी, तो रिसेंटली हमने देखा कि इंडिया ने अपनी एक अलग फौजी ऐप निकाल दी थी जिसका इतना इम्पैक्ट नहीं रहा, क्योंकि जब आप किसी को कॉपी करते हैं तो उसका इम्पैक्ट स्लाइटली आपको उससे रिलेट किया जाता है बार बार। कोई मूवी भी होती है, आप देखते हैं कि यार ये जो मूवी थी इस एक्टर ने अच्छा काम किया था, जो इसका रीमेक बना है आई डोंट थिंक सो कि वो इतना जो है इम्पैक्टफुल होगा। तो इनोवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिएटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जब जिस चीज़ में भी क्रिएटिविटी आएगी, इनोवेशन आएगी, वो डेफिनेटली हिट करेगी। अच्छा उज़ैर, थोड़ा सा जो मैं आपसे बात करना चाह रही, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बड़ा यूज़ किया जाता है। जब भी इस तरह की कोई बात होती है तो कहते हैं ये तो आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं। अब अपनी कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, आपको भी मालूम है, अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए जाते हैं। अगर आप बात करें कश्मीर की, अगर आप बात करें फ़लस्तीन की, अगर आप बात करें हॉलोकास्ट की, अगर आप बहुत सारे और ऐसे इश्यूज़ के बात करना चाहें जो कि उनके नेशनल इंटरेस्ट में या उनके इंटरेस्ट में नहीं है, लेकिन हमारे इंटरेस्ट में जो बातें हैं हम अगर उसकी बात करें तो वो कहते हैं कि जी ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत इनकी तो आज़ादी होनी चाहिए। सो ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि आपने तबाह करना है किसी भी कौम को, तो अखलाकी तौर पे तबाह कर दें। जब वो कौम ही नहीं रहेगी तो किस चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं फिर आप? सो इन जो हमारी नज़रियाती या मॉरल जो सरहदें हैं कुछ, उनका सेफ गार्ड के लिए व्हाट विल यू सजेस्ट कि हम इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ भी करें, हम इनकी मार्केट, इनकी जो आजकल डिजिटल इकॉनमी है इससे फ़ायदा भी उठाएं, लेकिन हम इन साजिशों और इन चीज़ों से भी बच पाएँ? अच्छा, रेगुलेशन की जहाँ तक बात हम पहले कर रहे थे, तो ऑफ कोर्स रेगुलेशन आप देख रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप आज इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डालते हैं एंड व्हेन वी आर सेलेक्टिंग अ पर्टिकुलर सॉन्ग, तो हम देखते हैं कुछ रीजन्स में वो सॉन्ग बैंड है क्योंकि उस सॉन्ग के पर्टिकुलर राइट्स नहीं है उस कंट्री के पास, सो दे आर नॉट इवन यू नो अलाउइंग यू। बिल्कुल स्टेट लेवल पर ये किया जाता है। बहुत शुक्रिया उज़ैर, आप हमारे साथ मौजूद थे और सोशल मीडिया के हवाले से हमें बता रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आपको मिलते हैं। स्टे विद अस। बात करेंगे भारत से तिजारत नामंजूर। वफाकी काबीना ने यह बड़ा फैसला किया और काबीना ने भारत से चीनी और कपास दरामद करने की समरी मुस्तरद कर दी है। जी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। नहीं, आपने ये जी क्यों किया? आपको उम्मीद नहीं थी या फिर आपने कहा
शुक्र है। ये वो इजलास है जिसके ऊपर शुक्र है, अच्छा। शुक्र है। बहुत सारे लोगों की ये नजरें थी, क्योंकि जब ये खबर आई थी तो वी वर ऑल शॉक्ड कि ये कैसे हो गया। और फिर वही रिएक्शन जो है वो काबीना की तरफ से भी सामने आया, जो कि बिल्कुल मुंतबिक था, जिसे कहना चाहिए ना, अवामी रद्द अमल और जज्बात के साथ। तो इसलिए मैंने कहा जी इट्स अ साई ऑफ रिलीफ कि शुक्र है। अच्छा जी, ये आपके सामने ये पूरी सूरत हाल है कि काबीना के इजलास में इक्तिसादी राब्ता कमेटी की भारत से चीनी और कपास दरामद करने की सिफारिश पर गौर किया गया। ज़राए ने भी बताया कि काबीना ने इक्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और अरकान का कहना था कि भारत मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से पहले की आईनी सूरत हाल बहाल करे। आर्टिकल 370 की बहाली तक भारत से किसी किस्म की तिजारत नहीं हो। मुतज़ाद खबरें भी आती रही वैसे इस इजलास के हवाले से भी कि किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन ज़राए का कहना है काबीना की जानिब से समरी मुस्तरद किए जाने के बाद वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की है कि मुनासिब दामों पर दीगर ममालिक से चीनी और कपास की दरामद के लिए कोशिशें तेज़ की जाएँ। और ECC ने गुज़श्ता रोज़ भारत में कीमत कम होने पर कॉटन मंगवाने की तजवीज़ मंजूर की थी। और वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने बताया जा रहा है कि सबसे पहले क्वेश्चन किया था कि ये आपने कैसे मंजूरी दे दी है। बिल्कुल, वज़ीर ख़ज़ाना हम्माद अज़हर की ज़ेर क़यादत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का अहम इजलास हुआ था, जिसमें भारत से 5 लाख मेट्रिक टन चीनी दरामद करने की इजाज़त जो है वो दी गई थी। सो इस हवाले से मज़ीद बातचीत जो है वो जानेंगे कि क्या अहवाल रहा इस इजलास का और प्ले का बैकग्राउंड जो है वो क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए तिजारत आलिया हमज़ा हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आलिया हमज़ा साहिबा वक्त देने के लिए। फरमाइएगा, क्या ECC में समरी वज़ीर आज़म की मर्जी के बगैर जाती है? वज़ीर आज़म के इल्म में नहीं था कि ये समरी भेजी गई है, जो काबीना में इतना सख्त जो है वो रद्द अमल आया वज़ीर आज़म की तरफ से भी और वफाकी काबीना की तरफ से भी? ECC की जो भी समरी होती है उससे कैबिनेट जब तक अप्रूवल नहीं करती वो चीज अप्रूव नहीं होती। ECC या कोई भी कमेटी जो है वो अपनी रिकमेंडेशंस कैबिनेट को देती है और कैबिनेट की रेटिफिकेशन के बाद वो चीज इम्प्लीमेंट होती है। यही केस हुआ है कि कल न्यूज पहले चलवा दी गई और उसके बाद उसके सारे उस पे तबसरे शुरू हो गए, उस पे TV शोज शुरू हो गए और इन द एंड ये हुआ कि आज कैबिनेट ने और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने पर्टिकुलरली, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कश्मीर के एम्बेसडर हैं और कश्मीर पर उनका बड़ा क्लियर स्टैंस है, तो हमें तो ये उम्मीद थी कि ये इसी तरह का जो भी आउटपुट लेगा और मेरे ख्याल में हमें अपने प्राइम मिनिस्टर पर इतना पूरा यकीन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आलिया हमज़ा साहिबा, जो तनकीद हो रही है और जो तासुर उभर रहा है वो ये है कि वज़ीर आज़म ही वज़ारत तिजारत के इंचार्ज मिनिस्टर हैं और उनकी मर्जी के बगैर ECC में ये समरी नहीं जा सकती थी। इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। में ये है कि जो फोरम है डिस्कशन का एक चीज के ऊपर, मिनिस्टर इंचार्ज बेशक वो है, लेकिन वहां पर हमारे एडवाइजर और दूसरा स्टाफ एक रिकमेंडेशन लेकर गया ECC के अंदर। ECC के अंदर उन्होंने अपना केस प्रेजेंट किया। ECC को ये लगा कि ये हमारे बेनिफिट में हो सकता है, बट अल्टीमेट डिसीजन मेकर इज कैबिनेट। कैबिनेट के अप्रूवल के बाद ECC की कोई भी अप्रूव करदा चीज को कैबिनेट रिजेक्ट कर देती है। इसी को कहते हैं कैबिनेट ओवरसाइट। इसी को कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जितनी भी समरीज आती हैं उन पे डिस्कशन होती है, कैबिनेट मेंबरान की उस पे राय ली जाती है और यही सारा कुछ होता है। तो इससे एक सबक हमें ये जो हासिल हुआ है वो ये है कि एक ब्रेकिंग न्यूज की दौड़ में नहीं आना चाहिए। जो एक चीज है उस पे पर्टिकुलर फोरम के डिसीजन आने का वेट करना चाहिए। बिल्कुल सही, लेकिन ये डिस्कशन का आगाज़ उस वक्त हुआ जब इक्तिसादी राब्ता कमेटी की तरफ से ये समरी मूव की गई और उसी के ऊपर सवाल मुसलसल उठाए जा रहे हैं और आपका कहना है कि एडवाइजर्स ने ये समरी मूव की। वज़ीर आज़म जो है वो इंचार्ज हैं वज़ारत तिजारत के, तो क्या वो लाइल थे? दूसरा ये बताइएगा कि भारत के ऊपर अब ये जो वफाकी काबीना का फैसला आया है कि कश्मीर की ऊपर 5 अगस्त से पहले की पोजीशन में भारत आएगा तो तिजारत के ऊपर गौर किया जाएगा, यानी भारत से तिजारत का अब कोई इम्कान नहीं रहा। वो जो हम कह रहे थे नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप्स, उसका भी कोई इम्कान जो है उस तरह से नहीं है। देखिए, इस केस में तो मैं सिर्फ इतना ये कह सकती हूँ कि भारत अगर अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटेगा तो क्लियरली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपना खत जो उन्होंने मोदी के एज ए गुडविल जेस्चर के जवाब में लिखा था उसमें उन्होंने क्लियर किया है कि पीसफुल रिलेशनशिप या हमारा इंडिया के साथ नॉर्मल रिलेशनशिप इसी केस में हो सकता है कि जब के कश्मीर का मसला कश्मीर के लोगों की तमन्ना के
लिहाज से हल हो। तो इस केस में तो हमारा पूरा बिल्कुल एक क्लियर स्टैंस है। सबको पता है कि 370 की जो पोजीशन इंडिया ने ली कश्मीर के ऊपर, उसके बाद हर तरह की ट्रेड इंडिया के साथ बंद कर दी गई। और देखें, जिस तरह हमने ये सारी चीजें देखी हैं, ये इट्स टू वेज। इंडिया भी हमसे कुछ खरीदता था और हम भी इंडिया से कुछ खरीदते थे। तो ये एक म्यूचुअल चीज है। जितना हम तो फिर एक छोटी मार्केट है, इंडिया तो एक बहुत बड़ी मार्केट है। तो इन सारे डायनेमिक्स को समझना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के लिए कश्मीरियों का मौक़िफ़, कश्मीरी वो बिल्कुल इस तरह का कोई काम नहीं करते कि वो इंडिया जाएं और कश्मीरी हुर्रियत पसंदों से ना मिलें। वो कश्मीर की आवाज़ बन के, जिस तरह से उन्होंने दुनिया के ऐवानों में मोदी को फाशिस्ट और मोदी को हिटलर साबित किया है, तो ये बिल्कुल एक क्लियर स्टैंस है कि जब तक इंडिया इस स्टैंस से पीछे नहीं हटेगा, हम उनसे किसी किस्म का कोई भी ट्रेड, तो एक छोटी सी चीज है, हम बाकी भी कोई रिलेशनशिप नहीं रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका अली हमजा साहिबा। इसी हवाले से बिजनेस कम्युनिटी क्या सोचती है, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर शारिक बोहरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। शारिक बोहरा साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर बताइएगा, पाकिस्तान हमेशा से खुद कफील तो रहा कपास के अंदर खुसूसी तौर पर, अब ये हालात आ गए हैं, लेकिन काबीना की जानिब से समरी को मुस्तरद किया जाना, बिजनेस कम्युनिटी कैसे इस फैसले को देख रही है? भारत के साथ जो मामलात हैं, क्या ऐसे हालात में तिजारत होनी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो ये पिछले चंद रोज़ में काबीना का फ़ैसला और ECC का फ़ैसला और चंद घंटों में जो फ़ैसलों में इतना तज़ाद आया, तो ये तज़ाद जो फ़ैसलों में आया, इसकी वजह से इंस्टेबिलिटी जो है वो बढ़ी है। और कराची चैम्बर ये समझता है, और बिलअमूम जो पूरी इंडस्ट्रियल कम्युनिटी, बिज़नेस कम्युनिटी पाकिस्तान की ये समझती है कि ऐसी चीज़ों पर जिन पर के हमने ख़ुद हुकूमत को कहा कि आप ऐसी वो तमाम कमोडिटीज़ जो वाइबल हैं इंडिया से इंपोर्ट करने की, उसकी इंपोर्ट की इजाज़त दें, ताकि पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट का मोमेंटम है वो बढ़ रहा है। और अगर वो बढ़ रहा है और उसमें इंडिया से हम कुछ आइटम्स मंगाते हैं, कॉटन यान मंगाते हैं या कॉटन मंगाते हैं या चीनी मंगाते हैं, और हमारी कॉस्ट कम होती है, तो ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है। मैं समझता हूँ कि इस फ़ैसले को तब्दील करना जो है वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है। दूसरी अहम चीज़ ये है कि ऐसे वो फ़ैसले जिसका ताल्लुक़ बिज़नेस से है, इंडस्ट्री से है, वो फ़ैसले ECC में और बाद में कैबिनेट में चले जाते हैं और इतनी बड़ी तब्दीली आती है और बिज़नेस कम्युनिटी को और इंडस्ट्रियल कम्युनिटी को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ज़्यादती की गई है और मुस्तक़बिल में ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल रिलेशनशिप इज़ अ डिफरेंट थिंग। पॉलिटिकल फ्रंट पर चीज़ें डिफरेंट होती हैं, लेकिन इकोनॉमिक फ्रंट पर चीज़ों को स्टेबल रखना चाहिए। ये हमारे मुल्क के मफाद में, ये हमारे गरीब अवाम के मफाद में। बिल्कुल सही। सर, जो आपने इस वक्त बात की है, फिर अगर हमें इकोनॉमिक फ्रंट पे भी स्टेबल रखना चाहिए तो फिर पॉलिटिकली भी स्टेबल कर ही लेना चाहिए। ये बताइएगा, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है वो ये हो रही है कि खाम माल में पाकिस्तान, जिसमें कि कपास की प्रोडक्शन में हम दुनिया में 5वें नंबर पे थे, तो अब ये हमें अशिया दरामद क्यों करनी पड़ रही है? बिजनेस कम्युनिटी का बिल्कुल अपनी जगह पे मौक़िफ़ दुरुस्त है कि उनको धागा चाहिए, उनको कपास चाहिए ताकि वो प्रोडक्शन ऑर्डर्स हैं उनको मुकम्मल कर सकें। लेकिन क्या इस बारे में भी बिजनेस कम्युनिटी विजिलेंट होगी कि ये दबाव डाला जाए कि वो पॉलिसीज़ बनाई जाएँ जिसके साथ मुल्क जो कि पहले खुद कफील था इन अशिया में, दोबारा से ये चीज़ें घर से ही मुयसर हो सकें, बजाय इसके कि इम्पोर्ट करना पड़े? उसकी वजह यह है कि जो कॉटन यान है, जो धागा है, वो सबसे ज़्यादा वाइबल पाकिस्तान को इंडिया से इंपोर्ट करने में। एक तो बॉर्डर ट्रेड है, आपका फ्रेट कॉस्ट, आजकल दुनिया में पूरी फ्रेट की जो इंडस्ट्री है वो डिस्टर्ब हो गई है। जो फ्रेट कॉस्ट $1000 थी वो $5000 हो गई है। तो इंडिया से इंपोर्ट करने में हमारा जो एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है वो बढ़ता है, हमारी जो कॉस्ट है प्रोडक्ट्स की वो बेहतर रहती है। और दूसरी बात यह है कि कॉटन यान, बहुत कम ऐसे ममालिक हैं जो कि कॉटन यान जो है वो कंपैटिटिवली प्रोड्यूस करते हैं। चाइना के पास भी इस वक्त कॉटन यान जो है वो कंपैटिटिव रेट्स पर नहीं है। इंडिया प्रॉबेबली इस वक्त वाहिद सोर्स है जहां से कॉटन यान आ सकता है और वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बूस्ट दे सकता है। बिल्कुल ठीक है। शारिक बोहरा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान को हिस्सा बने, लेकिन जो नज़रियाती मामलात हैं
वो शायद बहुत आगे होने चाहिए इन चीज़ों के ऊपर। जी, उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया। इस वक्त हमसा ये बड़ी एक मुश्किल सूरत हाल होती है जब उनका भी अपनी जगह पे पॉइंट ऑफ व्यू दुरुस्त है, उनके पास प्रोडक्शन ऑर्डर्स हैं जो मुकम्मल करने हैं, उन्होंने फ़ायदा लेना है उसमें से, और अगर वो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट करते हैं तो ये हुकूमत का भी, मुल्क का भी नुकसान है, ताजिर बिरादरी शायद ईसीसी की जानिब से भी इसीलिए जो है ना ये कंसिडरेशंस की गई। तो ये मुश्किल फैसले होते हैं। लेट्स होप एंड विश के इसमें तमाम इंटरेस्ट जो हैं उनको लुक आफ्टर किया जाएगा। एक और अहम इशू की तरफ चलते हैं। बिल्कुल, ये हम 10 कदम आगे और 10 कदम पीछे आते हैं ना, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसकी तो शारक बोरा साहब भी बात कर रहे थे। अब हम बात करें ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट की, जिस पे हुकूमत ने जी बड़ा एक्शन ले लिया। हमें लगता है कि शायद हम कई दहाइयाँ पीछे चले जाते हैं जब कोई तहकीकाती रिपोर्ट सामने आती है। एग्जैक्टली, इसके बारे में जब है ना बात की जा रही थी बहुत सारी, तो तहकीकाती रिपोर्ट में नामजद अफराद के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि ब्रॉडशीट तहकीकाती कमीशन ने 5 अफराद को मुलजिम नामजद किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हाँ जी, तो इसमें अहमद बिलाल सूफी हैं, गुलाम रसूल हैं, अब्दुल बासित हैं, शाहिद अली बेग हैं और तारिक फवाद शामिल हैं। हाँ जी, और वफाकी काबीना इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग दी है और फवाद चौधरी साहब ने, उन्होंने कहा है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब बरी हुए तो कहा गया कि नैब के पास स्विस अकाउंट्स का ओरिजिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अब ऐसा नहीं है, अब स्विस अकाउंट का हुकूमत के पास ओरिजिनल रिकॉर्ड मौजूद है और लीगल टीम जायजा ले रही है, यानी कि आसिफ अली जरदारी के खिलाफ केस दोबारा से खोला जा सकता है। ये इंदिया दिया गया उनकी जानिब से। हाँ जी, लेकिन पीडीएम की जो सूरत हाल चल रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितना न्यूट्रल नजर आ रही है इस वक्त पिच, मुझे लगता नहीं है कि मामला जो है वो लग रहा है सेफ जोन में है। जी, मुझे लगता है कि ये इस तरह के मामलात के साथ वो हम दोबारा से पीडीएम को मुस्तहकम करने की जो है वो तो नहीं अफोर्ड कर सकेंगे। लेकिन ये वफाकी हुकूमत ने ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट जो है पब्लिक कर दी है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी का अदम ताउन बेनकाब किया गया है। ब्रॉडशीट का रिकॉर्ड तकरीबन हर जगह बशमूल पाकिस्तान लंदन मिशन के पास भी मिसिंग था। और ब्यूरोक्रेसी की तरफ से कोशिश की गई है हकाइक छुपाई जाए और रिकॉर्ड जो है उसे घुमा दिया जाए। ये एक बड़ा इल्जाम है, बहुत बड़ी फाइंडिंग है इस रिपोर्ट जो एक खलीज हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी के दरमियान चलती चली आ रही है, ये उस खलीज को मजीद गहरा भी कर सकती है। ऐसी और ब्यूरोक्रेसी ने ये इकदामात अपनी और सियासतदानों की करप्शन छुपाने के लिए किए गए हैं। इतने सख्त जो हैं अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं रिपोर्ट में, और रिपोर्ट में जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ने ये जो नोट लिखा है, उन्होंने कहा है कि मारगला के दामन में रिपोर्ट लिखते हुए गीदड़ों की मौजूदगी भी होती थी। अब ये क्या इस्तारा है, क्या कोई तशबीह है, क्या मामला है, अल्लाह ही जाने कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। बहरहाल जो जिनको वो कहना चाह रहे हैं उनको ज़रूर समझ आ गई होगी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन हम ब्रॉडशीट केस के हवाले से बात करेंगे माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब से। राजा आमिर साहब, गुड मॉर्निंग। फरमाइएगा सर, ब्रॉडशीट रिपोर्ट में बताया गया है कि ब्यूरोक्रेसी ने रिकॉर्ड छुपाने और गुम करने की हर मुमकिन कोशिश की है। पाकिस्तान लंदन मिशन समेत ब्रॉडशीट का रिकॉर्ड हर जगह से गायब था। ये अब ब्रॉडशीट के बाद ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। पहले ही कह रहे हैं कि नहीं, वो हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार, तो इस तरह से मामलात मजीद बिगड़ेंगे। देखिए, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि एक ऑफिस से नहीं, बल्कि अगर हम ब्यूरोक्रेसी के ऑफिसेज देखते हैं तो लॉ डिवीजन है, उसके बाद फाइनेंस है, फॉरेन ऑफिस है, अटर्नी जनरल का ऑफिस है जहां पे ये रिकॉर्ड था। हत्ता कि उन्होंने कहा कि जी 7 समुंदर पार जो हमारा हाई कमीशन है वहाँ से भी गायब था। तो ये रिकॉर्ड गायब होने का मतलब यही है कि ये जाहिर करता है कि मेलाफाइडीज थे और ऑफिशियल्स जो उनसे थे वो इन्वॉल्व थे। और क्या है कि जी उनको बचाने की किसी तरीके से भी कोशिश की गई है इसमें। ऑल्दो के जनाब देखना ये है कि क्या ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ नैब के पास भी वो रिकॉर्ड मौजूद था, क्योंकि नैब भी बड़ी मशहूर है रिकॉर्ड इधर उधर या ओरिजिनल को साइड पे करके फोटो कॉपीज इसी कमीशन की रिपोर्ट के दौरान जो रिकॉर्ड मिला है जिसकी निशानदही अजमत सईद साहब ने की है कि वो एम्बेसीज के उसके जो बैग्स नीचे उसके तहखाने से मिले हैं उसमें गालिबन वो स्विस केसेस का जरदारी साहब का ओरिजिनल रिकॉर्ड भी अनअर्थ हुआ है। तो इससे ब्यूरोक्रेसी की इन्वॉल्वमेंट तो मस्ट है। जितना भी वाइट कॉलर क्राइम है इसमें ब्यूरोक्रेसी और अफसरशाही के बगैर ये क्राइम मुकम्मल ही नहीं होते। कहीं ना कहीं रास्ता भी यही दिखाते हैं, तरीका वारदात भी यही समझाते हैं, और अल्टीमेटली जो मेजर चंक होता है उसके बेनिफिशरी भी होते हैं, और सामने जो लोग होते हैं फ्रंटमैन या दीगर या जिनको आलाकार बनाया जाता है उन्हें भी मिला जाता है। तो बात यह है कि ये चीज़ें तो हमारे सामने आ गई क्या, या एक अफसाने के तौर पे हमारे सामने आई हैं। हमने अक्सर कमीशंस की रिपोर्ट्स देखी हैं कि एक स्टोरी आपको दे दी जाती है, इस तरह हुआ इस तरह हुआ, लेकिन उसके बाद क्या ये कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में भी तब्दील होगी,
क्योंकि इंक्वायरी की बड़ी लिमिटेड स्कोप होता है। अब अगर इसका कोई तहकीकाती इदारा इसकी इन्वेस्टिगेशन करता है, भले से वो FIA हो, और फिर हमें जाके पता चलेगा कि जनाब ब्यूरोक्रेसी में कौन से लोग थे जो इन्वॉल्व थे, कौन सा अटॉर्नी जनरल था जो इन्वॉल्व था, कौन सा लॉ डिवीजन में लॉ मिनिस्टर या लॉ सेक्रेटरी थे। तो ये वो चीज़ें हैं कि अब ज़रूरी है कि मौजूदा हुकूमत सिर्फ इसको एक अलफ लैला की दास्तान के तौर पे ना रख दे कि अजमत सईद साहब उधर पहाड़ों के नीचे बैठे हुए थे, गीदड़ों की आवाज़ आ रही थी और वो रिपोर्ट लिख रहे थे, बट इनको ये चाहिए कि इसका कोई मंतकी अंजाम भी हो, और उन लोगों को, क्योंकि ये 150 मिलियन डॉलर्स तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन वो जो 7 अरब रुपया इतना बड़ा अमाउंट है जो हमने बतौर जुर्माना दिया है, डैमेजेस दिए हैं, उसकी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। सिर्फ ठीक है, उसका तयन होना चाहिए। आमिर अब्बास साहब, रिपोर्ट में कहा गया है कि एसेट रिकवरी मुआहिदा हुकूमती इदारों का बैनुल अक़वामी कानून ना समझने का मुंह बोलता सबूत है। क्या वाकई एसेट रिकवरी मुआहिदा जिसकी इतनी धूम थी उसका कोई फायदा नहीं हुआ? देखिए, एसेट रिकवरी मुआहिदा तो कोई ट्रीटी नहीं है। जो वैल्यू होती है या कानूनी शक्ल होती है वो ट्रीटी की है, लेकिन इस केस में आपको इंटरनेशनल लॉ की समझ होनी चाहिए थी। आपको जो बेसिक चीज़ है कि जो एग्रीमेंट लिखा जाता है, ड्राफ्टिंग ऑफ एन एग्रीमेंट्स, और उसकी जो मुख्तलिफ क्लॉजेज होती हैं कि जो आपको प्रोटेक्ट करती हैं, इसमें अनफॉर्चुनेट जो पार्ट है कि जो शुरू में नैब ने और उसके जो जनरल अमजद थे उनके दौर में जो पहला एग्रीमेंट होता है ब्रॉडशीट के साथ, उस एग्रीमेंट की अगर आप क्लॉजेस पढ़ें, खासकर क्लॉज 4 ऐसी है कि जिसमें ये उन्होंने सेटल किया था कि जितने भी पॉलिटिकली ये पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, इनकी जो भी हम चीज़ें अनर्थ करेंगे और बाद में अगर वो जब्त होती हैं या रिकवरीज होती हैं तो उसका एक ख़ास परसेंट 20% या जो भी है वो उस फर्म को दिया जाएगा। लेकिन उसमें ये तयन नहीं हुआ कि वो जो खाली बैरून मुल्क उनके असासे या पाकिस्तान में भी उनके खिलाफ जो असासे आते हैं या जो उनकी चीज़ें होती हैं, तो अब उनका क्लेम यही था, और उसमें कहीं ये क्लॉज नहीं लिखी थी कि अगर इसको टर्मिनेट करना है उसका तरीक़ाकार क्या होगा, किस फरीक की क्या लाइबिलिटी होगी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की क्या ड्यूटी होगी जिसको ये एग्रीमेंट दिया था, उसके पास क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स होने चाहिए, क्या बुनियादी तजर्बा होना चाहिए। ये वो तमाम चीज़ें मिसिंग थी उस बेसिक एग्रीमेंट में जो ब्रॉडशीट और हुकूमत पाकिस्तान बज़रिया चेयरमैन नैब। ठीक है राजा आमिर अब्बास साहब, आपका सुबह सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बने। फराद, देखना तो अब यही होगा कि इस पे क्रिमिनल इंक्वायरी क्या होती है और कार्रवाई क्या की जाती है। बिल्कुल सही, क्योंकि ये बहुत अहम फैसला है। जैसे मैंने कहा, पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो भी बड़ी सेंसिटिव है। सो इस तरह का कोई भी फैसला जिस तरफ के इशारा दिया जा रहा है कि ये प्रोसीड करेगा, लेट्स होप एंड विश कि इसका नतीजा जो है वो बेहतर निकले। बिल्कुल ऐसे। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वी लुक फॉरवर्ड टू हैव यू बैक। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान और हम आपको बताना चाहेंगे कि आज आलमी दिन मनाया जा रहा है ऑटिज़म के हवाले से आगाही का। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि इस मर्ज़ के बारे में आगाही जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ये मर्ज़ और इससे जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे अमराज, हमजा जैसे डाउन सिंड्रोम है, जैसे डिसलेक्सिया है, ये ऐसी बाज़ात अमराज हैं जिनके बारे में आज तक ये मालूम नहीं हो सका कि इसकी बुनियादी वजूहात क्या है। इनका इलाज भी मेरा ख्याल है इलाज भी नहीं है और ये मैनेजमेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है कि आप बच्चों को फिर किस तरीके से ट्रीट करें, बच्चों को अच्छे तरीके से उनको ज़्यादा टाइम दें, उनको खुश रखने की कोशिश करें। और ये मतलब कि बच्चों में ही सिर्फ होता है और वो बड़ी एज में नहीं हो सकता। नहीं, क्या मामला? नहीं, पैदाइशी तौर पे होता है। ये 3 साल की उम्र से आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है कि बच्चा कुछ फ़र्क है बाकी बच्चों से। आगाही का मतलब ये है कि वालिदैन जो हर बच्चे को एक ही पटरी पे दौड़ाने की कोशिश करते हैं, हमें ये पता हो कि हर बच्चा फ़र्क है, खुदा न खास्ता किसी बच्चे में कोई इस तरह का मसला भी हो सकता है, उसको जानना और बच्चे के लिहाज से एडजस्ट करना, करियर चॉइसेस, जिंदगी में उसके फैसले, ये है इस आगाही के दिन का मकसद कि हम हर बच्चे को एक तरह से ट्रीट ना करते। बिल्कुल ऐसे ही है। और मामला ये है कि हम जिस चीज़ को शायद समझते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, इसके बारे में दुनिया भर में हर 160 बच्चों में से
एक बच्चा जो है वो ऑटिज़म का शिकार होता है। और ये ऑटिज़म एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चों की ज़हनी नशोनुमा की सलाहियत मुतासिर होती है और ये जो बच्चा है ज़िंदगी भर जो है चीज़ों को समझ नहीं पा रहा होता। कहते हैं ना कि शर्माता है, बातें नहीं ज़्यादा करता, अकेला रहता है। तो ये बाज़-औक़ात के बच्चों में ये मसाइल होते हैं जिसकी वजह से ये मामलात सामने आ रहे हैं। लेकिन मज़ीद जानते हैं हम एक्सपर्ट से, हमारे साथ डॉक्टर अक्सा मलिक हैं जो कल स्पीच पैथोलॉजिस्ट हैं एंड साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अक्सा, फरमाइएगा ये पाकिस्तान में ऑटिज़म का मर्ज़ पाकिस्तान में कितना कॉमन है? पाकिस्तान में इसकी रेशो अब बहुत ज़्यादा हो गई है गुज़रते दिन के साथ। ये ऑटिज़म 2 अप्रैल इज़ ऑलवेज सेलिब्रेटेड एज ऑटिज़म अवेयरनेस डे। सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि ऑटिज़म होता क्या है। ऑटिज़म एक न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसको हम मेंटल इलनेस बिल्कुल नहीं कह सकते। हमारा जो क्राइटेरिया होता है उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली जो साइकोलॉजिस्ट का क्राइटेरिया होता है उसमें हम इस डिसऑर्डर को डायग्नोज करते हैं एज अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो कि पैदाइश से ही बच्चों में पाई जाती है। अब बच्चों में किस तरह के सिम्टोमोलॉजीज पाई जाती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, लाइक कि बच्चे प्रॉपर आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पाते हैं, बच्चे स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर्स शो करते हैं। स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर्स लाइक बच्चों के अंदर फ्लैपिंग हैंड मूव्स होते हैं। इसके अलावा बच्चों का रॉकिंग बिहेवियर होता है, लाइक बार बार आगे पीछे की तरफ वो होंगे। इसके अलावा बच्चे किसी भी चीज़ को बार बार लाइन अप करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल अगर कार्स हैं तो कार्स को बार बार लाइन अप करेंगे। इसके अलावा बच्चों का आई कांटेक्ट नहीं होता, आई गेज नहीं होगा बच्चों के अंदर। बच्चों के रिपीटेटिव बिहेवियर्स होते हैं, बच्चों का सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा पुअर होता है जिसकी वजह से बच्चे जो उनसे हैं वो अगर किसी से मिलते हैं तो वो अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं। अच्छा। इसके ऑटिज़म एक बहुत ही अलोन सी कंडीशन है, बच्चों के अंदर बहुत ही एक अलोन कंडीशन पाई जाती है। और इसके साथ साथ हम कुछ चीज़ें ऐसी भी बच्चों के अंदर देखते हैं कि बच्चा 2 साल की उम्र तक पहुंच जाता है, उसकी कई बच्चों में स्पीच भी डेवलप हो जाती है। लेकिन आप वालिदैन को ये कहते हुए सुनेंगे कि हमारा बच्चा बोला है और फिर रिग्रेस कर गया है और रिग्रेशन के बाद अब उसकी स्पीच बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब क्या होता है कि बच्चा 2 साल की उम्र में अच्छी स्पीच तो डेवलप कर लेता है लेकिन फिर उसका रिग्रेशन हो जाता है। जब रिग्रेशन होता है जो वर्ड्स उसने एक्वायर किए हुए होते हैं वो वर्ड्स उसके सारे ख़त्म हो जाते हैं, वो बिल्कुल म्यूट हो जाता है, आइसोलेशन की तरफ चला जाता है और स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर शो करना शुरू कर देता है। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इन 160 चिल्ड्रंस में ऑटिज़म जो है वो आइडेंटिफाई हो रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली। ठीक है डॉक्टर अक्सा, इसकी वजूहात क्या होती हैं? क्या पैदाइशी तौर पर जी ठीक है जीन से भी ये जो है ट्रांसफ़र हो सकता है, इसकी वजूहात क्या होती हैं और पेरेंट्स को किस एज में जाके पता लग सकता है कि हमारा बच्चा जो है ऑटिज़म का शिकार है? देखिए सबसे पहली बात, इसकी कोई अभी तक एग्जैक्ट कॉज आइडेंटिफाई नहीं हो पाई है। साइंटिस्ट इसके ऊपर स्टिल काम कर रहे हैं कि एक्चुअली क्या मेन कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से बच्चा पैदाइशी तौर पर ऑटिस्टिक पैदा हो रहा है। अगर हम लोग अब देखें हमारा इन्वायरमेंट बहुत चेंज हो गया है, हमारी खुराक बहुत तब्दील हो चुकी है, हमारे इन्वायरमेंट में जो चीज़ें पहले थी या हमारे जेनेटिक्स में जो चीज़ें पहले मौजूद थी वो अब बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल तब्दील हो चुकी हैं। लाइफ बहुत फास्ट हो गई है। आई रिमेंबर कि जब हम बच्चे थे तो तब चीज़ें बहुत डिफरेंट हुआ करती थी एज़ कम्पेयर टू व्हाट द थिंग्स आर राइट नाउ। सो व्हाट इट इज़ द ओवरलैपिंग ऑफ सो मैनी थिंग्स, लाइक इट इज़ जेनेटिक, इट इज़ द एनवायरमेंट and it is the chemicals around in our environment or in our genes as well. So multiple factors हैं। और जहाँ तक आपने genetics की बात की है तो genetics so basically yes हम कह सकते हैं कि अगर प्रोबेबिलिटी है, अगर एक पेरेंट में किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी है और दूसरे पेरेंट में प्रोबेबिलिटी नहीं है तो और जेनेटिक्स में ये चीज़ है तो यस ये चीज़ जीन्स के थ्रू आ सकती है। इसके अलावा अगर फैमिली में कोई ट्रेट ऑलरेडी ऐसा कोई ट्रेट पाया जाता है ठीक है जी। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि मैनेजमेंट कैसे हो, खुदा न खास्ता अगर ये डायग्नोज हो जाए कि बच्चा ऑटिस्टिक है तो वालिदैन को क्या करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए ऐसे बच्चों के साथ? अच्छा, सबसे पहले तो वालिदैन जो उनसे वो डिनाइल फेज़ में होते हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि उनके बच्चे के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है। वो ये कहते हैं कि अगर हम एक्सेप्ट करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ख़ानदान वाले बातें करेंगे, हमारे बच्चे पे एक लेबल लग जाएगा। तो सबसे पहले तो ये चीज़ है, पेरेंट्स को इस डिनाइल फेज़ से बाहर आने की ज़रूरत है और एक्सेप्टेंस फेज़ में आने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो ट्रीटमेंट की अप्रोच नहीं कर पाएंगे और रिकवरी की तरफ उनका बच्चा नहीं जा पाएगा। अब जहाँ तक हमारा काम होता है, हम बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट और स्पीच
पैथोलॉजिस्ट हम क्या करते हैं, हम अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस होता है हमारी, अलॉन्ग विद ऑक्यूपेशनल थेरेपी और अलॉन्ग विद स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी होती है हम लोगों की, जिसमें हम बच्चे को रेगुलर बेसिस पे थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। ऑटिज़म ऐसा डिसऑर्डर नहीं, ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम कहें कि ये क्योरेबल है, ये क्योरेबल नहीं है लेकिन ये मैनेजेबल है। हम पेरेंट्स क्या करते हैं, बहुत से पेरेंट्स, पहले तो पेरेंट्स डिनाई कर रहे होते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे पेरेंट्स के साथ काम किया है, कई साल हो गए हैं, और मैं लोगों को हमेशा गाइड करती हूँ और लोगों को मैनेजमेंट सिखाती हूँ। पेरेंट्स एक्सेप्ट भी करते हैं, अब पेरेंट्स ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, पेरेंट्स खुद एजुकेट भी होते हैं, एंड नाउ दे देयर सेल्फ आर द बेस्ट थेरेपिस्ट फॉर देयर चाइल्ड। वो अपने बच्चों की अच्छी मैनेजमेंट कर रहे हैं, और ये सिर्फ मदर्स का काम नहीं है कि वो ऐसे डिसऑर्डर्स में बच्चों को सिर्फ लेके चले, ये फादर्स का भी काम है कि वो अपने बच्चों को प्रॉपर अटेंशन दे। इससे क्या होता है, जब दोनों पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है तो जो बच्चा है उसकी रिकवरी ज़्यादा फास्ट हो जाती है और बच्चा फंक्शनल जल्दी हो जाता है, बच्चे के सिटिंग स्पैन, अटेंशन स्पैन, डॉक्टर अक्सर हमें ये बताएं, आप रिकवरी की बात कर रही हैं, पेरेंट्स होना शुरू हो जाता है जी, पेरेंट्स एक्सेप्ट कर लेते हैं, पेरेंट्स जो है डॉक्टर के पास भी बच्चे को ले जाते हैं। रिकवरी के हवाले से हमें बताएं, क्या बच्चा नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है? पढ़ने लिखने में, ग्रेड्स में, उसकी प्रोग्रेस में, उसके करियर चॉइसेस में फ़र्क पड़ता है? देखिए, नॉर्मलाइजेशन तो जी उस तरह से पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो हमारा काम होता है वो ये होता है कि हम बच्चे को एज क्लोजर टू द नॉर्मलाइजेशन एज सुन एज पॉसिबल लेके जाते हैं डिफरेंट थेरेपीज़ के थ्रू। ठीक है, उनके बिहेवियर्स को मैनेज किया जाता है, क्योंकि ऑटिज्म में बिहेवियरल इश्यूज होते हैं, रिपीटेटिव इश्यूज होते हैं, बच्चे की स्पीच नहीं होती है। बच्चे की इन चीज़ों के ऊपर काम करके इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके जहाँ पे गैप आ रहा होता है उस गैप को हम लोग फिल करने की कोशिश करते हैं और बच्चे को हम लाइफ की तरफ लेके आते हैं ताकि वो जितना जल्दी एज क्लोजर टू द नॉर्मलाइजेशन जा सकता है हम उसे लेके जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अक्सा, हमारे साथ रही, हमें अपडेट ही ऑटिज्म के हवाले से। और हमजा हमें बड़ा ना बच्चों को कीनली ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि हमारा बच्चा मुख्तलिफ है, जो वो उसमें मुख्तलिफ है वो क्या उसकी शख्सियत का हिस्सा है या किसी ऐसे खुदा न खास्ता मर्ज़ का सामना है। क्योंकि ये जो बात उन्होंने की बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट एज मैरिजेस हो रही हैं, फिर उसमें हमारी खुराक जो है वो उसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स, बहुत सारे केमिकल्स ऐसे शामिल हो गए हैं जो कि जिस तरह से अब प्रॉब्लम्स हैं कि आपको पहले कुछ टेस्ट करवा लेने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इन चीज़ों की तरफ हमें साइंसी तौर पर आ जाना चाहिए जब साइंस हमें लेके आ रही है। हाँ बिल्कुल, लेकिन वैसे भी हमें अपनी ज़िंदगी को भी नॉर्मल रखने की कोशिश करनी चाहिए। जितना हम डिजिटल होते जा रहे हैं, जितना हमारा स्क्रीन एंड एक्सपोजर मुख्तलिफ किस्म की रेज के साथ, मुख्तलिफ केमिकल्स के साथ बढ़ता जा रहा है, उसके असरात जो हैं वो फिर ना सिर्फ हमारी अपनी सेहत पर बल्कि हमारी आने वाली नस्लों की सेहत पर भी मुरतब हो रहे हैं। और ये बड़ा अलार्मिंग है। बिल्कुल ऐसे ही कि पाकिस्तान में बच्चे जो हैं, अगर उनकी आप हेल्थ स्टेटस को देखें तो वो कोई बहुत अच्छा नहीं है। स्टंटिंग की बात तो छोड़ दें आप, लेकिन वैसे भी इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं जिसके ऊपर आज तक मेरा ख्याल है रिसर्च ही हमने नहीं की। रिसर्च करते ही नहीं है ना, हम तो इंतजार करते हैं कि कोई रिसर्च आए, फिर उसकी वैक्सीन आए, जब वैक्सीन आ जाती है तो फिर हम अपनी रिसर्च करते हैं। नहीं, फिर हम रिसर्च करते हैं गली में बैठ के, फिर हम नाई की दुकान पे बैठ के रिसर्च करते हैं कि नहीं ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, उन्होंने इसमें क्या क्या डाला होगा। अब खैर हम क्रिकेट की बात करते हैं और आज हम उम्मीद करते हैं कि टीम लापरवाही का मुजाहरा जो है नहीं कर रही होगी। आज मैच शुरू होगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1 बजे और पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के माबैन ये पहला जो मैच है आज होने जा रहा है। मेरा ख्याल है 58 के मैचेस तो तकरीबन जनूबी अफ्रीका ने जीते हुए हैं और 28 के करीबन जो कि पाकिस्तान ने जीते हुए हैं। रेशो जो है वो ज़रा मुश्किल है, 50-28 का। ठीक है, इरफान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जैसे कि आप जान चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी। तो 50 और 28 जी, तो ये 29वां मैच हो सकता है पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री का। देखें ऑन द पेपर्स देखें तो साउथ अफ्रीका की टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है और पहले 2 मैचेस में उनकी फुल साइड खेलेगी और उसके बाद वो फिर अपनी टीम को 5 प्लेयर IPL के लिए चले जाएंगे और वो इतने कॉन्फिडेंट हैं शायद कि हम 2 मैचेस पहले जीत जाएंगे और हम सीरीज़ अपने नाम करके वो प्लेयर्स को भेज रहे हैं। एक तो इसमें इंटरवीन ICC को भी करना चाहिए कि आप जब आपकी एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि तमाम टीम्स का कि अगर आपकी नेशनल ड्यूटी है तो आप किसी भी लीग क्रिकेट को नहीं खेल सकते, तो एक तो वो बड़ी स्ट्रेंज चीज़ है कि 2 मैचेस के बाद वो जो साउथ अफ्रीकन बोर्ड है वो उनको क्यों अलाउ कर रहा है कि पूरी सीरीज़ खेलनी चाहिए ना, उसके बाद वो जाएँ जिस तरह सारी दुनिया में होता है। तो ये एक तो रीज़न समझ नहीं आ रही हो, क्या वो इतने कॉन्फिडेंट है कि वो 2 मैचेस के लिए उनको अलाउ कर रहे हैं, उसके बाद वो कह रहे हैं चले जाए, तो ये सारे क्वेश्चन मार्क है। एज फार एज दिस मैच इज कंसर्न तो वो पेपर्स के ऊपर उनकी टीम ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है। सेंचुरियन रास भी है हमें थोड़ा सा
सेंचुरी में पाकिस्तान हाँ जी एक दफ़ा जीता है, हारा भी है, लेकिन अगेन उसमें अच्छा स्कोर होता है। बाउंस उसमें थोड़ा सा एक नई चीज़ ये होगी कि बाउंस थोड़ा ज़्यादा होता है, बट विकेट जो है वो बड़ी सीधी रहती है, बॉल ज़्यादा सीम और स्विंग नहीं करता। बैटिंग करनी चाहिए अगर जो भी टॉस जीते। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड यही कहता है जी पहले बैटिंग कर लें, बाद में बैटिंग मुश्किल है। पहले हम 350 वाली इनिंग्स खेलने की तरफ जाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है कि 350 वाली क्रिकेट पाकिस्तान खेलने के लिए जाएगा। हम 150 पे तो आउट नहीं हो जाएंगे ये खेलते खेलते। इंटेंट के लिहाज से तो अच्छी स्टेटमेंट है, लेकिन वो नजर भी आना चाहिए ना। अब देखिए उसमें स्ट्राइक रेट के लिहाज से बात करें तो फ़खर के अलावा किसी का स्ट्राइक रेट ज़्यादा नहीं है। फ़खर का 95 है, बाबर का 87 है, इमाम का आपका 80 है। तो आपके पास तो ऐसा कोई प्लेयर ही नहीं जो बड़ी हिटिंग कर सकता हो। फिर आगे देखना पड़ेगा, रिजवान डेफिनेटली चॉइस होंगे। रिजवान का भी ओडीआई में स्ट्राइक रेट ज़्यादा नहीं है, बट ग्रेजुअली वो पावर हिटिंग इंप्रूव कर रहे हैं। फिर टाई पड़ेगा, जो छठा स्लॉट है उसके ऊपर देखना पड़ रहा है। हैदर अली तो मेरा ख्याल है कि ज़रूर खेलेंगे। सरफराज की खबर आ रही है कि सरफराज को खिलाया जा रहा है, और सरफराज का एक जोड़ पड़ा, लेकिन उसमें जो साउथ की तो ऑलरेडी वो बाहर हो गए थे, बट उसमें जो दानिश अजीज़ हैं उसकी भी कल वीडियो रिलीज़ की थी पीसीबी ने, उनको हिटिंग करवाई जा रही थी। यूनुस खान क्लैप कर रहे थे, वो पावर हिटिंग कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि शायद दानिश अजीज़ के साथ, क्योंकि तो ये सरफराज एंड रिजवान का मैच पढ़वाना ज़रूरी था, मतलब कि ये मैच पढ़वाए बगैर भी तो यहाँ पे बैट्समैन कोई और आ सकता था। हम ओबियसली यही चीज़ देखी जा रही है। मेरा ख्याल है ये मैनेजमेंट शायद सरफराज की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन भी नहीं है, कि वो चाहती भी नहीं कि सरफराज खेले। बट न्यूज़ 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है कि दोनों को खिलाया जा रहा है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर जैसे हमने लास्ट टाइम भी हमजा को याद होगा हमने की थी कि हारिस सुहेल नहीं है, तो हारिस सुहेल के ना जाने से मेरा ख्याल है वो सबसे ज़्यादा हमारी एवरेज के साथ मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन थे। वो जाती है कि ना लेके जाना। अच्छा, मिडिल ऑर्डर जो है शम्सी के 10 ओवर होंगे और वो बड़े मुश्किल ओवर वहाँ पर साबित होंगे। मिडिल ऑर्डर में एक भी बैट्समैन ऐसा नहीं है कि अगर बाबर ऊपर ही आ रहे हैं और नीचे तक वो नहीं खेल पाते हैं तो कौन है जो उनका सामना कर रहा होगा। हफीज वहां पर मौजूद नहीं है, शुएब मलिक तो वहां पर है नहीं, हारिस सुहेल भी वहां पर मौजूद नहीं है, नीचे हमने इमाद को भी फर्क कर दिया। जी ऐसा ही है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हफीज़ की आपने बात की, 90% मीडिया पे आप सुन रहे होंगे, बड़े बड़े सीनियर तजज़िया बैठ के बात करें कि हफीज़ ने रिटायरमेंट ले ली ओडीआई से। और भाई खुदा के वास्ते पहले एक दफ़ा हफीज़ से तो पूछ लो कि उसने ली है कि नहीं। उसने सिर्फ टेस्ट से ली है, ही इज़ अवेलेबल फॉर T20 और ओडीआई। तो मुझे नहीं समझ आती कि 20-20 साल से जर्नलिज्म कर रहे हैं और उस बंदे से पूछना गवारा नहीं कर रहे, और वो कह रहे हैं जी उसने रिटायरमेंट ले ली। ये बोर्ड हफीज़ की तरफ नहीं चाहता, उसकी तरफ इंक्लाइंड नहीं है कि हफीज़ खेले। और मेरा ख्याल है जैसे आपने कहा ये बिल्कुल बेस्ट चॉइस थी इस टाइम हफीज़। जैसे साउथ शकील को इंजरी हुई थी, आपके बबल के जो लड़के अवेलेबल थे, आल्दो कि आपने मोहम्मद आसिफ अली को चांस दिया, तो आसिफ अली की जगह हफीज़ आपका सीनियर प्रो था। और आपके ये जो मेरिट पॉइंट्स हैं ये वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग राउंड के तौर पर भी यूज़ होंगे। तो आपको डेफिनेटली एक ऐसा प्लेयर जो अभी स्ट्राइक रेट जिसका बहुत हाई जा रहा है और बड़ा सीनियर प्रो है, इनका क्या कसूर है रहा हुआ और कब तक इनके कसूर माफ़ होंगे? नहीं, बड़ी जाती है। ख़ास तौर पे बात की जाए तो इमाद के लिहाज से कि इमाद ने जिस तरह ओडीआई की और T20 के अंदर परफॉर्म करता रहा है और उसको निकालना तो मेरा नहीं ख्याल किसी तरह भी जस्टिफाइड है। आल्दो के नवाज़ ने अच्छी बॉलिंग की थी पीछे T20 के अंदर, बट वो स्पेसिफिक T20 की और ओडीआई में डिफरेंस है। और ख़ास तौर पे जिसने परफॉर्म किया हो उसको विदाउट एनी रीज़न निकाल देना ये बड़ा अनजस्टिफाइड। और फिर जो स्टेटमेंट उसके साथ टैग इन कर दी गई थी कि वो सिर्फ जो है वो लिमिटेड प्लेयर हैं, तो वो मेरा ख्याल है बड़ी एक हार्श फ़हीम अशरफ तो खेल रहे होंगे यकीनी तौर पे। हमारी बॉलिंग साइड कैसी होगी, आप किसको देख रहे हैं कि वो हो? बॉलिंग में तो जो पेनल्टी नज़र आ रहा है वो डेफिनेटली शहीन शाह अफरीदी होंगे, हसन अली होंगे, और तीसरा जो पेस बॉलर वो ये फ़हीम अशरफ ही होंगे। चौथे नंबर पे वो शादाब मस्ट खेलेंगे, और उसमें भी टाई अब नज़र आ रहा है नवाज़ और दानिश के अंदर भी, क्योंकि दानिश बॉल भी कर लेता है लेफ्ट आर्म। उस्मान कादिर नहीं है, उस्मान कादिर को तो बहुत मुश्किल है खिलाएं, और उसको चांस दिया भी गया तो शायद T20 में शायद दे, लेकिन शादाब के होते हुए बहुत मुश्किल है। कौन जीत रहा मैच? हाँ, कितने चांसेस हैं? कौन जीत रहा? ऑन पेपर साउथ अफ्रीका स्ट्रॉन्ग है, बट मेरा ख्याल है हमारे चांसेस तब ज्यादा अगर हम पहले खेल के अगर हम अच्छा टारगेट दे लेते हैं। ऑन पेपर साउथ अफ्रीका स्ट्रॉन्ग है, मगर किस्मत जो है वो इसमें ना बॉल जो है बाउंस ज्यादा करता है, तो उसमें फ़हीम अशरफ जैसा या बाबर जैसा प्लेयर जिनकी हुक और पुल अच्छी है वो सक्सेसफुल बाबर का पहला ये एक्सपीरियंस है एज कैप्टन वहां का। जी जी, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? नहीं, लास्ट टाइम वो सीरीज खेल के आया था, अच्छा परफॉर्म किया था जी। साउथ अफ्रीका पहले खेल के आया हुआ है, अच्छा उसका बिल्कुल ठीक है जी। इरफान, हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान आज का मैच जीते, और कल इंशाल्लाह इस पे बात भी करेंगे कि मैच का क्या बना। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।